हिंदुस्तान कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, लेकिन पूर्व की दिशा में जो राज्य हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से, एकता की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से, विविधता की दृष्टि से अहम हैं, उन पर राष्ट्रीय मीडिया की नजर कम जाती है। यह शिकायत लल्लन टॉप से भी की जाती थी। इसलिए हमने ये तय किया कि सिर्फ ऐसे राज्यों में जाना जहां पर हिंदी पढ़ी बोली या समझी जाती है, या ऐसे राज्यों में जहां हिंदी का कुछ विस्तार है, मसलन गुजरात या महाराष्ट्र, वहां तक जाने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लल्लन टॉप पूरे देश को सर्व करने का, पूरे देश की जबान बनने का, पूरे देश का बयान बनने का इरादा रखता है। और इसीलिए लल्लन टॉप ने, आपने गौर किया होगा कि इस दफा के विधानसभा चुनाव में पहले तो त्रिपुरा को कवर किया, और अब हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं मेघालय और नागालैंड में। मैं खुद भी नागालैंड की एक क्विक ट्रिप करके आया। हमारे साथी रणबीर और निखिल लगातार इन चुनावी राज्यों की कवरेज आज तक आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में हमें लगा कि नेता नगरी का एक स्पेशल एडिशन रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, जहां पर विस्तार से इन दोनों राज्यों के समीकरणों के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस और प्रॉमिसेस के बारे में, लीडर्स के बारे में और इश्यूज के बारे में विस्तार से बात हो। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये नेता नगरी का खास संस्करण है, जिसमें आज बात होगी नागालैंड और मेघालय पर। सबसे पहले रुख करते हैं नागालैंड का, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए 3 मेहमान जुड़े हैं। आपका एक एक करके परिचय करवा देते हैं। द मोरुंग एक्सप्रेस के एसोसिएट एडिटर मोआ जमीर हमारे साथ हैं। मोआ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you for inviting me. इसके अलावा हमारे साथ नागालैंड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले डॉक्टर दीपक भास्कर हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। और हमारे साथ हैं वो जिनको हम अपने न्यूज रूम के अंदर नॉर्थ ईस्ट के मामलों का जानकार कहते हैं, पर जानकार बहुत लोडेड शब्द है। हम उन्हें नॉर्थ ईस्ट और इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस अफेयर्स के इश्यूज का सतत स्टूडेंट कहते हैं। हमारे साथी निखिल वाठ। निखिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया सौरभ। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं निखिल। हम लोग कोहिमा में थे, मुकुकचोंग में थे, दीमापुर में थे, और लगातार ये बात हो रही थी कि लोग बात तो कर रहे हैं पर कैमरे पर नहीं। तो आप मुझे अब नेता नगरी में विस्तार से बता दीजिए कि ऑफ कैमरा आपकी पॉलिटिशियंस से, आपकी पुलिस ऑफिशियल से, आपकी कारोबारियों से, आपकी उन लोगों से जो नागालैंड की 17 समृद्ध जनजातियों से, ट्राइब से आते हैं, जो 16 जिलों में फैली हैं, उनके लोगों से बात हुई, उन लोगों से भी बात हुई जो नागालैंड से बाहर से गए और वहां जाकर बस गए, खासतौर पर दीमापुर जैसे इलाकों में। उन सब ने आपको क्या बताया? इस चुनाव में क्या फैक्टर्स रहने वाले हैं? सौरभ, अगर आप आज प्रधानमंत्री नागालैंड ही आए थे, पहले दीमापुर में उनकी रैली हुई सुबह, और फिर वो एक और रैली उन्होंने की। तो उनकी रैली के पीछे जो बैकग्राउंड बनाया गया था जब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, तो उसमें लिखा था मोदी फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो अब ये एक स्मार्ट तरीका है पार्टी के मैसेजिंग को पैकेज करने का। लेकिन आप नागालैंड के बारे में जिन संदर्भों में बाहर बात हो रही है, उसको भी इन 2 बड़े ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है पीस और दूसरा है डेवलपमेंट। तो मैं इसको मैं एक टूल बनाते हुए पहले पीस पर अपनी बात रखता हूं, जो लोगों ने बताया, और फिर हम डेवलपमेंट पर भी आएंगे। और फिर हमारे बाकी मेहमान भी ऑब्वियसली काफी कुछ वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। मेरा तो अभी एक ही हफ्ता हुआ। पहले हम पीस पे आते हैं सौरभ। पीस की जब बात होती है, तो जो लोग नागालैंड से बाहर के हैं, हम भी नागालैंड अभी आए, तो हमें नागालैंड में ऐसा लगता है कि एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और पता नहीं क्या होता होगा। शाम के बाद पता नहीं लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, किससे बात करते हैं, नहीं करते हैं, रात को कर्फ्यू लग जाता है। कम से कम हमारे दिमाग में हैंगओवर तो उसी तरह का है, और कितनी खबरें हम पढ़ भी पाते हैं वहां से। तो इन जनरल हमें ऐसा लगता है कि नागालैंड में एक सिक्योरिटी सिचुएशन है विच हैज टू बी एड्रेस्ड। और बात तो चली रही है, जितने अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं, जो पहले उग्रवादी ग्रुप थे, फिर सरेंडर किया, है। तो ये उसका पीस वाला एक एंगल है, एक मेटा नैरेटिव है कि नागा पीस टॉक्स कहाँ हैं, कहाँ पहुंची हैं, और वो लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूं। आप नागाज से बात कीजिए, आप नॉन नागाज से बात कीजिए, तो आपको ऐसा नहीं होता है कि, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नागा शांति समझौता एक बड़ा टॉपिक है, तो उनके जीवन को भी इफेक्ट करता है, लेकिन वो हर वक्त उस समझौते की या उस पीस अकॉर्ड की ही बात नहीं करते रहते हैं।
बहुत सामान्य जीवन है यहाँ लोगों का, वैसा ही जैसा हमारा दिल्ली में है, नोएडा में है या बाकी जगहों पे है। और जब तक आप चला के उनसे नहीं पूछेंगे यूजी के बारे में या अकॉर्ड के बारे में, तो वो उस तरह की बातें करते भी नहीं है। बहुत नॉर्मल उनकी एस्पिरेशंस हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या वो उनको प्रभावित नहीं करता? ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जब हम पीस वाले एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ जिस तरह खुद को कैरी करती हैं, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड जिस तरह खुद को कैरी करती है, तो उसमें एक ये है कि एक अंडर करंट आपको मिलेगा हर किसी के अंदर, टेंशन वाला। क्योंकि उन्हें जिन चीजों का ध्यान रखना है अपने आम जीवन में, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक सरकार दिल्ली में है या एक सरकार कोहिमा में है, वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे अनेक गुट हैं जिनके अनेक अपने अपने हित हैं। और मैं सिर्फ उग्रवादी गुटों की बात नहीं कर रहा हूँ सौरभ। उग्रवादी गुट तो ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े नाम हमको आपको पता है, जो लोग आपके NSCN हो गया, उसका IM हो गया, उसका खापलांग हो गया, फिर उसके बाद NNPGs के 7 ग्रुप हैं जो आपके साथ बात कर रहे हैं, उसके बाद 14 और हैं, उसमें कोष्टक कॉमा लग के वो पता नहीं कहाँ चला गया है। एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है कि कोई भी छोटा मोटा काम, छोटे से छोटा काम, उसके अंदर एक सिस्टम है जिसको आप किसी भी भाषा से पुकार लीजिए, लेवी कह लीजिए उसको, या टैक्सेशन कह लीजिए, या जो उसके लिए सही टर्म होना चाहिए वो है एक्सटॉर्शन। अब ये एक्सटॉर्शन सिर्फ पैसे का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रक लेके घुसिएगा तो उसी में आपको 20,000 रुपए देना है। वो बहुत ही माइन्यूट तरीके से आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा। मान के चलिए ये तो हो ही रहा है कि बाहर से जो अंदर आ रहे हैं उनको GST के अलावा फिर इन ग्रुप्स को भी पैसा देना है। मान के चलिए आपकी एक दुकान है ना, दीमापुर हो सकता है, कोहिमा हो सकता है, तो वहां पे आपके गोडाउन्स कितने हैं उसके हिसाब से आपको हिसाब किताब करना पड़ता है। आपकी दुकान कितनी है उसके हिसाब से। नागालैंड में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और नागालैंड के मुख्यमंत्री के अलावा कम से कम 6 या 7 और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि नाम के हैं। आ करके हमें ये बताया गया कि छापा भी मार देते हैं। मान के चलिए आप अपने दुकान में इंस्टेंट नूडल का कोई ब्रांड रखे हुए हैं, कभी वो एक्सपायर कर गया है, तो अगर वो आ गए और उन्होंने देख लिया तो वो बाकायदा एक एक्सेल शीट बनेगी आपकी कि ये कितने दिन से आपका ये लॉट आया हुआ है, उसके 30 दिन हो गया है तो उसका इतना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको जुर्माना लगेगा। अब जुर्माना लग गया, आप बोलेंगे कि नहीं ये तो कोई जुर्माना नहीं है, तो एक्सटॉर्शन है, तो आपकी हिम्मत है तो आप मत दे के देखिए। ये हो गई बड़े व्यापारियों की बात। ठीक, आप कैब चला रहे हैं छोटी सी, हम मोकचुंग गए थे, मोकचुंग से मरियानी बॉर्डर असम आगे निकल जाता है, लोग कभी जोरहाट जाके भी फ्लाइट पकड़ लेते हैं। उस वन वे कैब का फेयर 5,000 है। सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि सड़क खराब है या टोल नाका बहुत है, वहां भी उस तरह का कट देना है। तो छोटा, आप जितने बड़े लोगों से बात करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स आपको उतनी बड़ी मिलेंगी। आप अगर जो लोअर रंग है सोसाइटी का उनसे बात करेंगे तो उनके जीवन में एक छोटी छोटी जगहों पे आपको इस तरह से यूजी दाखिल होता मिलेगा। स्पेशली जो नॉन नागाज हैं यहाँ पे, मैं ये पहले कह दूं अपनी बात को और लंबा करने से पहले कि जो रियल इशू है वो नागा हितों का है और उन्हीं की मांगों की प्रधानता भी है जो बातचीत चल रही है, और उन्हीं के हित सर्वोपरि भी हैं। लेकिन हमें ये भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि नागालैंड में कुछ नहीं तो आप दीमापुर में ले लीजिए और कुछ जो बाकी बड़े शहर हैं वहां पे नॉन नागाज भी रहते हैं। और ये वो नॉन नागाज नहीं है जो सो कॉल्ड इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या पिछले 10-20 साल में आए हैं। हम सौरभ ऐसे लोगों से मिले हैं जो 150 साल से यहाँ पे हैं। अगर नेपाली समुदाय की आप बात करेंगे तो वो 2 सदी से है, उससे पहले से भी है। उनकी कितनी पुश्तें यहाँ नागालैंड में पैदा हो गई, उनके जीवन की अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि वो नॉन नागाज हैं सो टू स्पीक। तो अगर उनके पास में डॉक्यूमेंट्स भी हैं, यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस के हो गए, अभी यहाँ पे RIN का एक मुद्दा चल रहा है, उनकी शिकायत ये रहती है कि क्योंकि एक तो पहले ही यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है, दूसरा इनकी डिसएडवांटेज ये है कि इन्हें सन ऑफ सॉइल माना नहीं जाता है। तो मान के चलिए एक नॉन नागा स्टूडेंट है, वो भर रहा है सरकारी परीक्षा का फॉर्म और उसने पूरा अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब वो हासिल कर लिया है, तो उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनके ऊपर मास्क पे लिखा हुआ है कि ये आपको एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में आप एलिजिबल है नागालैंड में अगर आप रहते हैं, अगर आपका डोमिसाइल है। बहुत दिक्कत आती है ये चीज, आपको कैमरे पे कहने से बिल्कुल वो बचते हैं। पीस और डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे। आप नागालैंड के किसी भी शहर चले जाइए, एक कोहिमा को छोड़ के, कोहिमा एक कैपिटल है, वो बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर है।
लगभग लगभग जो कोहिमा के मेजर एरियाज हैं, आपको लगेगा कि आप एक बढ़िया वेल मेंटेन शहर में आए हैं। अभी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। आप किसी और शहर जाकर के देखिए, आप मोकचुंग, हम तो मोकचुंग और दीमापुर ही देखे, तो मैं वही का आपको बता देता हूं। एक डेकेड से यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं क्योंकि रिजर्वेशन का मुद्दा फंसा हुआ है। 33% आरक्षण की बात थी, जिस तरह से बाकी भारत में भी मिलता है, उसको लेकर के यहाँ लोकल पॉलिटिक्स में वो बहुत वेलकम नहीं है। डॉक्टर भास्कर के पास जब हम जाएंगे तो वो आपको तफसील से बताएंगे कि एक सोसाइटी में एक पैट्रियार्की का एंगल है, वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं महिलाओं का राजनीति में दखल, तो वो उस रिजर्वेशन को मानने को तैयार नहीं थे। आपके काउंसिल्स में इसलिए इलेक्शंस नहीं हो पाए। आप किसी भी शहर में चले जाइए कोहिमा को छोड़ के, आप वहां देख लीजिए कि पानी की सप्लाई कैसी है। हर आदमी ने अपने घर में एक बोरवेल खुदवाया हुआ है, उसमें से पानी कैसा निकल रहा है, आयरन लेस्ड। अब उसमें जितने लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास संसाधन है, उन्होंने तो अपनी टंकी पे वो लगा लिया है, एक आयरन ट्रीटमेंट प्लांट छोटा सा आता है। लेकिन ये तो वही लगवा पाएगा जो संसाधन संपन्न है, क्योंकि उसकी अपनी कीमत है। बिजली कोहिमा में शायद सप्लाई ठीक होगी, मोकचुंग में ठीक थी, दीमापुर में जहां मैं अभी हूं और पहले भी 3 दिन रह के गया, जब हम आपसे बात कर रहे हैं एक बार जा चुकी है। इससे पहले मैं एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, यहाँ के एक संपादक हैं एक बड़े अखबार के, उनके इंटरव्यू में 3 या 4 बार उनका डीजी चालू हुआ। हम जिस इंटरव्यू कर रहे थे, बाहर से वो आवाज आती जब आपका जनरेटर चार्ज अप होता। और काउंसिल इस सब में इंटरेस्टेड नहीं है। हुआ क्या है कि दीमापुर में और नागालैंड के बाकी इलाकों में भी आप देखेंगे, स्पेशली जो नॉन नागा कम्युनिटीज जहां पे बसती हैं, उन्होंने अपने ही, अब वो इतने निराश हो गए गवर्नमेंट से, वो अपने ही पैसे से उन्होंने रोड्स बनवा ली हैं, अपने ही पैसे से जितना कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट जितना तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अपने पैसे से स्ट्रीट लाइट लगवा ली है। स्ट्रीट लाइट को इन्वर्टर का कनेक्शन दे दिया है, क्योंकि बिजली आए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और अब इन्वर्टर भी कितना चार्ज होगा, जब दीमापुर में 8 ही घंटे बिजली आ रही है, तो वो इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होगा। तो समाज ने एक डीजी खरीदा हुआ है, डीजल का जनरेटर, और उसमें डीजल पड़वाने के लिए वो चंदा करता है समाज। सेम चीज यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज का है। हेल्थ फैसिलिटीज में सरकारी जो यहाँ के हेल्थ सिस्टम है, वो एक तो उसमें पेनल्टी ऑफ डिस्टेंस है कि जो बड़े शहर में है, वहां से रूरल से वहां आते आते ही पेशेंट का क्या हाल होगा। आपने ट्रेवल किया है नागालैंड में हमारे साथ, आप देख ही रहे हैं सड़क की हाल क्या है। उसके बाद जो अस्पताल चल भी रहे हैं, वहां पे ट्रीटमेंट मिल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और स्पेशली अगर आप किसी गलत दिन वहां पहुंच जाते हैं। तो यहाँ जो कम्युनिटीज हैं, उन्होंने अपने लेवल पे जो लोग जो कर पा रहे हैं, जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज है, कम से कम उन्होंने तो अपने अस्पताल भी बना लिए हैं, अपने स्कूल भी बना लिए हैं। तो ये आपको बताता है कि जो एब्सेंस ऑफ स्टेट है नागालैंड में, तो ये तो नॉन नागास की बात हुई। अब नागास की जो मैं जब नागा कहता हूं तो उसका मतलब सब नहीं हो जाता। नागा एक अम्ब्रेला टर्म है, लेकिन जैसा आपने भी अपने इंट्रो में बताया था, यहाँ 16 जनजातियां हैं, और उन जनजातियों के अंदर अपनी उपजातियां, सबकी अपनी संस्कृति है। तो वहां भी आप जिस तरह की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, वहां भी जिस तरह सोशल ऑर्डर है, वो इसीलिए आपको दिख रहा है। विलेज एल्डर्स की इतनी पूछ है, जैसे गांव में अगर आपको घुसना है या जाकर के एक वीडियो कर लेना है, या मान के चलिए अभी हम चुनावी मौसम में है, तो कोई नेता जाके प्रचार करना चाहता है, अगर आपके पास वो विलेज एल्डर्स की ब्लेसिंग नहीं है, तो आपके लिए मुश्किल होगा। और ये मैं हर किसी के बारे में कह रहा हूं, चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आउटसाइडर हो, कोई भी हो जाए। तो आपको जो सोशल ऑर्डर है, उसके अंदर विलेज एल्डर्स की इसीलिए इतनी इज्जत है, या उनका जो से है इतना लाउड इसीलिए है, क्योंकि स्टेट ने कभी उसको वो जगह लेने की कोशिश ही नहीं की कि वो लोगों के जीवन में जिस तरह के फैसले स्टेट को लेने होते हैं, कि पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट का आइडिया क्या होगा, वो उसने देने की कोशिश नहीं की। तो अब ट्राइबल सोसाइटी है, बहुत क्लोज नेट सोसाइटी है, इसलिए वो अपने पारंपरिक जो तरीके हैं, जिनके हिसाब से जो पुराना तरीका था कंसेंसस बिल्ड करने का, उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है एक्सटॉर्शन सिर्फ नॉन नागा से हो रहा है। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से मैं मिल चुका हूं जो यहाँ एनएच के कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं। आप सोचिए, दिल्ली से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है, वो सड़क अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नागास को भी उन्हीं सारी दिक्कतों से 2-4 होना पड़ता है। और आप उनसे कहेंगे कि नहीं सर बताइए, आपकी आवाज उठाई जाएगी, ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। तो वो यही कहते हैं कि हम तो यहाँ जो गवर्नर हुए हैं इससे पहले, उन्होंने कमेटी बैठाई थी रवि साहब के टाइम पे, उनको रिप्रेजेंटेशन दे दिया था, और जो बाइबल है उसके ऊपर हाथ रख के उनको बताया था कि मैं बोल देता हूं आपको, जो पैरेलल टैक्सेशन हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है, या बाकी जो इश्यूज हैं। और एक और चीज, मैं अभी जिनसे मिलके आ रहा हूँ, नागालैंड पोस्ट के वो संपादक है, उन्होंने कहा कि यूजी बदनाम है, अंडरग्राउंड रूल्स बदनाम है एक्सटॉर्शन के लिए, लेकिन वो अकेले एक्सटॉर्शन नहीं कर रहे। यहाँ पे
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे भी अलिजेड करप्शन के बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हैं टैक्सेशन ऑब्लिक एक्सटॉर्शन के। आपके पास चाहे वो जीएसटी की बिल्टी हो, आपके पास पूरा पेपर वर्क हो, लेकिन आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो आदमी क्या हो गया है, आम आदमी, नागा हो नॉन नागा हो, वो ये दो पार्ट के बीच में पिसता जा रहा है। और जैसे जब आप बता रहे थे कि पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं जहां में जो अहम है, तो उसमें सबसे पहला शब्द आपने भी सुरक्षा ही कहा। हमने ये हमारी समझ को अभी थोड़ा सा और तैयार होना है, हमें और सीखना है, समझना है पूर्वोत्तर को। ये जो ऑब्सेशन विद सिक्योरिटी है, उसने वो इतना बड़ा हो गया है कि उसने आम लोगों के जो मुद्दे हैं उनको सामने आने से एक तरह से रोक ही दिया, वो डिस्कस नहीं हो पाता है। और दूसरा एक तरह का ओरिएंटलिज्म है, जो जब हम नागालैंड यूनिवर्सिटी में गए, बच्चों से बात किया, वहां प्रोफेसर से बात की, तो उन्होंने भी हमें करेक्ट किया और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो हमारी भी गलती थी कि हम एक एक्सोटिक, एक ओरिएंटल लुक में एक ओरिएंटल पिक्चर पेंट करने की कोशिश करते हैं कि वहां तो ट्राइब्स ही होते होंगे, वहां तो ऐसा होता होगा। और हम उसी तरह से वहां की पॉलिटिक्स, वहां के इश्यूज को भी समझने की कोशिश करते हैं कि देयर इज समथिंग स्पेशल और देयर इज समथिंग यूनिक गोइंग ऑन इन नागालैंड। और इस चक्कर में जो आम लोगों को प्रभावित करने वाली चीजें हैं वो कहीं रह जाती हैं, और यही इस चुनाव के साथ भी हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू निखिल, विल कम बैक टू यू। मोआ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक एक इश्यूज पर बात करनी है। सबसे पहले ये बताइए कि जो मिस्टर रवि वहाँ पर गवर्नर थे और फिर उनको रिमूव किया गया, क्या सर्कमस्टेंसेस थी जो नरेंद्र मोदी सरकार को ये कदम उठाना पड़ा? वॉज ही टू मच इन्वॉल्व इन लोकल पॉलिटिक्स? कई लोगों ने कहा कि वो सख्ती दिखा रहे थे और इससे कई स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो डिस्टर्ब हो रहे थे। व्हाट वाज द रीज़न? चर्चा क्या है वहाँ पे कोहिमा में और दीमापुर में? I think a lot of issues are involved on that, but in publicly, वो क्या हुआ कि the innocent IM he came out publicly against Ravi, as in that they don't want to continue the talk. बातचीत जा रहा था, वो नहीं करेगा as long as he is the interrogator. So I think that was the reason why he was shifted to Tamil Nadu after holding both the interlocutor position as well as the governorship. But I think during his short time, he tried to implement series of changes. But again, there are a lot of issues involved in that. So, yeah. Okay. So before I start discussing NDPP, BJP alliance, 40-20 and all that, उसके पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो ईस्टर्न नागालैंड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से 20 MLAs आते हैं और वो जो 5-6 ट्राइब्स हैं जिनको लीड कोर्नियक्स करते हैं, पहले वो हॉर्नबिल फेस्टिवल में नहीं आते हैं और उसके बाद वो कॉल देते हैं इलेक्शन के बायकॉट का। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनसे बातचीत शुरू करती है। ये ईस्टर्न नागालैंड के इश्यूज क्या हैं जो अब इस इलेक्शन में इतने प्रोमिनेंट दिख रहे हैं? अभी जो दिल्ली वाला स्पीकर बोल रहा था रिगार्डिंग various underdevelopment that has been witnessed in Nagaland, तो समझ लीजिए कि दीमापुर एंड कोहिमा वो तो दोनों डेवलप है, लेकिन पूरा शहर दूसरा वाला ऐसा बोलेगा कि there is lot of regional disparities within Nagaland. So इसलिए तो it's not just the eastern Nagaland, but rest of the districts are equally underdeveloped, I should say. That's my opinion. So, but again, the Eastern Nagaland, they have been demanding the statehood for many years, for 2 or 3 decades, I suppose. I mean, the demand was there, but I think presently the demand, I mean, boycott of election as well as the threat to boycott the election as well as boycott of Hornbill Festival, demanding statehood, was I think the government is also playing a sort of divide and rule policy in that case, because if the Eastern Naga Belt are sort of little bit divided, they also get a back, in my opinion, get a backdoor entry
I mean, the present government. So, in a way, this could also play a factor. थैंक यू। आई कम बैक टू यू अगेन। डॉक्टर दीपक भास्कर, क्या इश्यूज दिख रहे हैं आपको इस बार के नागालैंड इलेक्शन में? मैं तो सर यूनिवर्सिटी में हूँ और पूरे नागालैंड के बच्चे, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमारे पास आते हैं और हम तो उनसे ज्यादा बात करके समझ पाते हैं। जैसे आपने अभी ईस्टर्न नागालैंड की बात की, वहाँ के जो मुद्दे बच्चे बताते हैं हमें, वो हमारे लिए बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है और बहुत ही एस्टॉनिशिंग भी है हमारे लिए। हमारे कई बच्चे ऐसे हैं वहां से, ईस्टर्न नागालैंड से, स्पेशली मोन, किफली, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट से, जो यूनिवर्सिटी की फीस को पे करना तो छोड़िए, वो अपने हॉस्टल का जो बेसिक मिनिमम फीस है यूनिवर्सिटी का, उसको भी नहीं पे कर पाते हैं। वो इतना भी स्पॉन्सर करने के लायक नहीं है। और वो छुट्टियों में भी, जो अगर सेमेस्टर ब्रेक होता है 7 दिन का, तो उस 7 दिनों में भी वो अपने घर नहीं जाते हैं। वो ज्यादातर समय यहीं पर रहते हैं और लंबी छुट्टी जो विंटर की होती है लगभग 1.5 महीने की, उसमें सिर्फ वो घर जाते हैं। वो क्यों नहीं जाते? वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको ये जाने आने के लिए जितना एक्सपेंसेस चाहिए वो नहीं है। 1, 2, वो कहते हैं कि जितना जाने में वक्त लगेगा हमें और आने में, उतनी हमारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। इतनी बुरी हालत है रोड्स की, इतनी बुरी हालत है ट्रांसपोर्ट्स की, कम्युनिकेशंस की। एक दूसरी बात, ईस्टर्न नागालैंड में के जो बच्चे हैं उनका ये कहना है कि हमने स्कूल में सिर्फ नाम लिखवाया, हमने वहां स्कूल में पढ़ाई नहीं की, हम खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़े। क्योंकि यहाँ पर एक अजीब सा सिस्टम हमें दिखा, वो थोड़ा बहुत हमारे यूनिवर्सिटी में भी हमको इम्पैक्ट करता हुआ दिखता है। एक क्लोनिंग सिस्टम है ना। टीचर आप हैं लेकिन आप स्कूल नहीं जा रहे, उसके बदले कोई और जा रहा है। और ये क्लोनिंग बिहार वार में भी, मैं बिहार से हूं, मैंने वहां भी देखा शुरुआती समय में। लेकिन यहाँ क्लोनिंग जो है ना, सेकंड क्लोन नहीं, थर्ड है। मैंने आपको दिया कि आप पढ़ा दो, आपने किसी और को दे दिया, वो फिर वो चौथा पांचवा क्लोन है जो शायद है। ऐसा ईस्टर्न नागालैंड में देखा गया है कि वहां पर इस तरह के स्कूल ही नहीं है। जो स्कूल है तो उसमें टीचर बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। तो ईस्टर्न नागालैंड और जो दीमापुर, कोहिमा, ये इलाके हैं, दोनों में लगभग उतना ही अंतर आप देख पाएंगे जैसे मतलब अमेरिका या अफ्रीका का किसी देश में देख पाएंगे। तो डेवलपमेंट का पैरामीटर में दोनों इस तरह से अलग है। पर अगर हम ईस्टर्न नागालैंड को छोड़ भी दें और पूरे नागालैंड की बात करें, तो मैं पहले भी कई बार कहता रहा हूं कि मुद्दा वही है। चुनाव के समय में सिर्फ एक इमोशनल, भावनात्मक बातें की जाती है, लेकिन यहाँ मुद्दे जितने हैं ना, वो सवाल नहीं बन पा रहे। मुद्दों को सवाल में कन्वर्ट होना जरूरी होता है। जब हम लोग जाते हैं, दिल्ली में थे तो वहां जो भी मुद्दे होते थे उनको लेकर हम सवाल उठाते थे। जेएनयू में थे तो कोई भी मुद्दा देश में हुआ तो उसको हम सवाल में कन्वर्ट करके जंतर मंतर पहुंचते या जहां भी पहुंचते थे। यहाँ पर मुद्दे तो हैं लेकिन वो मुद्दे सवाल में कन्वर्ट ही नहीं हो रहे। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है। बाकी जो निखिल बात कर रहे हैं, जो मोआ बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट का मुद्दा का, डेवलपमेंट मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो बिल्कुल ही जो है कंपैरेटिवली अदर स्टेट बिल्कुल पीछे है। उसको आप किसी भी पैरामीटर पे साइट नहीं कर पाएंगे कि जी ये तो ठीक है, वो ठीक नहीं है। सड़क खराब है, वो खराब नहीं, वो सड़क ही नहीं है, ऐसा अगर आप कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। अब किस वजह से ये हो रहा है, अगर उस वजह को देखेंगे तो उसमें यहाँ पर जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा या निखिल ने भी कहा कि भ्रष्टाचार जो है वो कई लेवल्स पर है, जिसको शायद कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन यहाँ पर लोग मानते हैं और लोग जानते भी हैं कि जो सरकारी भ्रष्टाचार है उसका भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है अंडर डेवलपमेंट जो है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिसनोमर है सर जो बताया जाता है वहां पर कि वहां तो डेवलपमेंट ही नहीं चाहते। नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट चाहते हैं। अगर डेवलपमेंट नहीं चाहते तो मोन डिस्ट्रिक्ट में कुछ समय पहले की बात है, मनरेगा के तहत आए हुए पैसे को लेकर के, और ये नागालैंड के लोकल न्यूज़पेपर ने इस इशू को बहुत बढ़िया से कवरेज भी दिया था। वहां पर ग्रामीण लोगों ने प्रोटेस्ट किया
कि हमारे पैसे जो है वो काम हुए ही नहीं तो पैसे कैसे खत्म हो गए। तो ऐसे मुद्दे उठते हैं कई बार, लेकिन वो बहुत ही जो है इग्नोर कर दिए जाते हैं। बहुत आसान है किसी के लिए भी एकदम इस समाज में जहां पर दूरियां हैं, काफी डिस्टेंस है, छोटे छोटे गांव हैं, चार घर मिलाकर के एक गांव हो जाता है, ऐसे में बहुत आसान है किसी भी मुद्दे को टाल देना। तीसरा मुद्दा जो जिस मुद्दे के फ्रेम में सारी चीजों को मतलब हम लोग नॉर्थ में यूजुअली देखते हैं, वो है कि यहाँ पर जो है लोग जो है वो एकदम से आप कहें तो कल्चरली बहुत स्ट्रांग है। अपने लोगों का जो मामला है कि हम ऐसा मतलब हम नागालैंड में जो होगा सो हम डिसाइड करेंगे, उसकी वजह को अगर आप देखें तो उसमें भी बहुत लेयर्स, ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसान है। यहाँ मैं तो यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे हमारे यहाँ काफी रिसर्च होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स ऑफ नागालैंड, दिस दैट। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लोग पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ मुद्दा है वो ये है कि जो आम जन है, जो लोग हैं, क्या उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो रहा है नागालैंड की राजनीति में या देश की राजनीति में। वो शायद हमको बहुत ब्लीक दिखता है, क्योंकि यहाँ पर जो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी होते हैं उनको ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। समाज में बड़ा रिस्पेक्ट है, एल्डरली पीपल का बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है। और उसमें भी एक ग्राम बूढ़ा का कॉन्सेप्ट है, जो गांव के सब लगभग हमारे यहाँ जो सरपंच होते हैं या प्रधान होते हैं उसको कहते हैं। उनका तो इस तरह का रिस्पेक्ट है कि उनकी बात जो है लगभग सभी लोग पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं। तो आम जनता के लिए के पास जाकर के आप वोट मांगेंगे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप गांव के वृद्ध जो है या जो गांव के ग्राम बूढ़ा है उनसे अगर आप संपर्क में हैं, अगर वो डिसाइड कर रहे हैं कि इनको वोट जाना चाहिए, तो फिर वो शायद उसी की तरफ जाता है ज्यादातर। मतलब एक्सेप्शंस आर, बट ऐसा ही देखने को मिलता है, राइट। औरतों का इस बार पहली बार नागालैंड में, पहले भी हुआ है लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 4 महिलाओं को जो है टिकट दिया गया, राइट, और वो कंटेस्ट भी कर। लेकिन ये जो निखिल सवाल है कि हाँ आपने जो उठाया कि औरतों का पार्टिसिपेशन है कि नहीं, औरतों का पार्टिसिपेशन वोटर के तौर पे तो है, लेकिन वो कॉन्शियस पार्टिसिपेशन है, ये शायद मेरे लिए एक बड़ा सवाल है। क्योंकि वो भी पेट्रियार्कल जो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर, वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है जिसको मैं नॉर्थ की पेट्रियार्की से बहुत अलग तरीके से का पेट्रियार्की है। यहाँ पर जो पितृसत्तात्मक संरचना नॉर्थ में है या तमाम देश में है, यहाँ पर वो संरचना थोड़ी अलग हमको दिखती है। थोड़ी अलग क्या है, जैसे हमारे यहाँ प्रॉपर्टी डिवाइड होता है, मतलब अगर आपके भाई बहन हैं तो भाई बहन में आधा आधा हो जाए, यही है। अगर आपका भाई नहीं है तो पूरा का पूरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहन का ही होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कई ट्राइब्स में नहीं है। वहां पर यह है कि अगर आपके पास भाई नहीं है तो जो चाचा जी के लड़के हैं उनको सारा प्रॉपर्टी जाएगा, लेकिन बहन को नहीं जाएगा। तो अगर इस लेवल पे स्ट्रक्चर होगा पेट्रियार्की का, तो वहां पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे प्ले करेगी, ये तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट का एक बहुत ही ग्रैंड इशूज है, उसमें सब कुछ है। आप स्कूल की बात करेंगे, आप कॉलेज की बात करेंगे, पूरे नागालैंड में, स्टेट में पॉपुलेशन भले ही आप कम आते हैं कि चलो 19 लाख की पॉपुलेशन, लेकिन पूरे नागालैंड स्टेट में एकमात्र यूनिवर्सिटी है नागालैंड यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी तो है ही। ये कितना बड़ा सवाल है कि एक राज्य के पास अपना एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं। इस राज्य के पास मेडिकल कॉलेज, बहुत बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। और जो भी डेवलपमेंट है वो डेमोक्रेटाइज नहीं है, वो सेंटर्ड है। अगर है कुछ भी तो वो सिर्फ कोहिमा में या वो सिर्फ दीमापुर में। जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी हमें अभी तक नहीं दिखा है। इसीलिए अब इनको जैसा ऑर्गेनाइजेशन उठ के आता है और वो बोलता है कि हमें ईस्टर्न नागालैंड जो है
वो चाहिए, ईस्टर्न फ्रंट नागालैंड फ्रंट चाहिए, अलग अलग से हमको ये करो, 6 डिस्ट्रिक्ट मिल करके वो करें। तो फिजिकल जो है डेवलपमेंट का मुद्दा है। अगर आप मुझे थोड़ा और अलाउ करें तो जी, मैं प्लीज जो बोलिए। दूसरा मुद्दा है जी, बोलिए। दूसरा मुद्दा मैंने जो सौरभ सर यहाँ पर पकड़ा वो बहुत थोड़ा सा थियोरेटिकल है सौरभ सर। आप जेएनयू में ना एक किताब पढ़ी थी एंथनी गिडन्स की, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी। उस समय तो वो किताब हमको, चूंकि हम रिसर्च का अपना फील्ड बदल लिए तो किताब हमारे ज्यादा काम नहीं आई, लेकिन जब हम नागालैंड पहुंचे सर तब वो किताब हमें काम आई, क्योंकि उस किताब में एक टर्मिनोलॉजी यूज किया एंथनी गिडन्स ने, उसका नाम था एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, जो अस्तित्व की चिंता है। अब नागालैंड की पॉलिटिक्स जो है ना वो इस एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी पर प्ले करता है, जो मुझे दिखता है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में और बहुत जनरल भी है, वो है ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी जो मानव सुरक्षा की बात है ना, उसमें एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी को अगर आप जोड़ें, जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसको अगर आप जोड़ें, तो नागालैंड की पॉलिटिक्स आप हमको समझ में आने लगती है कि ऐसा हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि ह्यूमन सिक्योरिटी जैसे फ्रीडम जो है डर से और इच्छा से, इन दोनों चीजों से अगर हमें स्वतंत्रता मिल जाती है तो हम सिक्योर ह्यूमन है, ये माना जाता है कॉन्सेप्चुअल, कि फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वांट। अब फियर क्या है? फियर है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी का, अस्तित्व की चिंता। अस्तित्व की चिंता का सवाल कहां से उठ के खड़ा हो? वो हो रहा है कल्चरल टूल से। नागालैंड, अब कल्चरल टूल में अगर आप देखें पैरामीटर्स तो क्या क्या है? फूड है, क्लोथ है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, सोशल स्ट्रक्चर है ना, रिचुअल्स है ज्यादातर। अब फूड, क्लोथ, रिलीजन सब जगह लगभग कॉमन होता है। जो डिफरेंशियल आर्गुमेंट है वो है लैंग्वेज का, सोशल स्ट्रक्चर का और रिचुअल्स का। लैंग्वेज का प्रॉब्लम ये है नागालैंड में कि वो रिटन नहीं है, सिर्फ बोलने वाली भाषा है। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है बात हट जाता है पूरे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग से। दो बातें बचती, एक सोशल स्ट्रक्चर और एक रिचुअल्स। इसी बात को यहाँ पर बार बार पिकअप किया जाता है कि हमारा जो है संस्कृति, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो हमें बचानी है। वो क्यों बचानी है? वो इसलिए बचानी है कि हमारा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट होता है। ये एंजाइटी हमने यहाँ पर काफी देखा है कि अस्तित्व की चिंता जो है बार बार निकल के आती है। और इसी बात को जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि ये बहुत भावनात्मक बात है, इसी बात को बार बार कहीं से भी, जैसे मैं छोटी घटना नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत नॉर्थ में हमने दिल्ली में 22 साल गुजारे, हमने देखा है सब कुछ। वहां पर जिस तरह का अगर व्यवहार आप करते हैं यहाँ के लोगों के साथ, वो वहां पर वो व्यवहार सिर्फ एक फन हो सकता है, मजाक हो सकता है, लेकिन उन बातों को यहाँ पर काफी सीरियसली लिया जाता है। जैसे आप वहां पर बहुत ही आसानी से बोल देता है लोग कि अरे ये चिंकी टाइप का देख रहा, आंख छोटा है। सौरभ सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये आंख छोटा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर इसको किसी ने ठीक से नहीं समझाना तो ये बहुत बड़ा हमारी नागा लड़कियों को ना बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान कर रहा है। इतना परेशान कर रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स को जब मैं बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि हम लोग ना आंख जो है बड़ा करने का कोशिश करते हैं। आप बताइए कि आप मतलब ये कैसा क्राइसिस पैदा हो रहा है? तो जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो अपने बीइंग की लड़ाई में अब लड़ गया कि हम बीइंग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जो उसका बेसिक आइडेंटिटी है उस पर वो क्राइसिस धीरे धीरे करके नॉर्थ के जो लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वो छोटी छोटी गलतियां, जैसे दुकान वाले ने ये कर दिया है ना, किसी ने उसके खाने पर कमेंट कर दिया, ऐसे छोटे छोटे कमेंट भी इनके एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी को बढ़ाता है। और ये मुद्दा इलेक्शन में सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करता है, राइट? सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन हमने इसी मुद्दे को यहाँ पर होते हुए देखा है। बाकी तो ट्राइब्स का मुद्दा है, जो पॉपुलेशन में ज्यादा है, जो अंगामी है, वो है, आओ है ना, इस तरह के जो बड़े ट्राइब्स हैं उनका यहाँ पर ज्यादा मतलब जोर है, आप कह सकते हैं, वो तो है ही। लेकिन मैंने जो बीइंग का क्राइसिस देखा है सौरभ सर, वो यहाँ पर पिछले 1 साल से ही हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके ना ये समझ गया हूँ कि यहाँ पर एक एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है फिजिकल डेवलपमेंट के बियॉन्ड,
और एक क्राइसिस ऑफ बीइंग है, जिसको जल्दी से जल्दी जो है रिजॉल्व करने की कोशिश शायद जो है राजनीतिक तौर पर भी हो सकता है, सामाजिक तौर पर भी हो सकता है, और स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के बाहर देश के लोग हैं उनके तौर पे हो सकता है। उन्हें यह समझना होगा कि हम इस तरह का थैंक यू डॉक्टर दीपक। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप ललन टॉप पर जाकर हमारी नागालैंड चुनाव की कवरेज भी देख सकते हैं। जब हम वहाँ की नौजवान लड़के लड़कियों से बात कर रहे थे तो कौन से मुद्दे हमें समझ में आए। पहली चीज़ तो नागालैंड को लेकर इंटरनेट पर अजीबोगरीब वीडियो बनाने वालों ने जो मिथ क्रिएट कर दिए हैं कि नागालैंड के सब लोग डॉग ईटर्स होते हैं, कैनिबलिज्म करते हैं, हेड हंटिंग करते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बकवास की चपेट में मत आइए। यू वॉन्ट टू नो अबाउट नागालैंड, आप नागालैंड जाइए। आप नागालैंड को समझना चाहते हैं, नागालैंड के लोगों से दोस्ती करिए। उन्हें आपकी दया, आपकी सहानुभूति और आपकी नफरत की ज़रूरत नहीं है। और जब नागालैंड ही क्या, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य से कोई भी नौजवान लड़का लड़की, बच्चा या बूढ़ा आपके राज्यों में आता है, ये मैं जिसको नागालैंड के लोग मेन लैंड कहते हैं, ज़मीन के जो इलाके हैं, क्योंकि वो तो पहाड़ और घाटी का इलाका है, तो उनके साथ वैसे ही व्यवहार करिए जैसे आप अपने दोस्तों के साथ व्यवहार करते हैं। सम्मान का व्यवहार करिए, प्रेम का व्यवहार करिए। बेहुदा बातें कहना, ये हमें नागा लड़के लड़कियों ने बताया, कोई चिंकी बोलता है, कोई चीनी बोलता है, कोई जापानी बोलता है, इस तरह की बकवास करता है, इसकी कोई जगह नहीं है। डॉक्टर दीपक ने लड़कियों की आंखों की बात की, इतनी तकलीफ हुई कोहिमा यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल के बाद जब लड़कियों ने बताया कि सर बहुत सारी लड़कियां इसके चक्कर में डिप्रेशन में रहती हैं, वो सर्जरी करवाने की कोशिश करती हैं, अपना मेकअप इस तरह से करती हैं कि उनकी आंखें बड़ी दिखें। आपकी जैविक संरचना कैसी होगी, हाउ विल यू अपीयर, ये आपके पास तय करने का अख्तियार नहीं होता है, ये आपके जेनेटिक जीन पूल से तय होता है। और साइंस ये कहती है कि जितना आपका हाइब्रिड रहे देश में जीन पूल, उतना ही अच्छा है, उतना ही बीमारियों के मुकाबले वैरायटी के लिहाज से और हर लिहाज से अच्छा है। इन सब के बावजूद, इन सब बातों को जानने के बावजूद हमारे लिए नागालैंड राष्ट्रीय एकता के नारे का एक बड़ा छोटा सा हिस्सा भर बन के रह जाता है, विच इज़ नॉट करेक्ट। ये तो हुई एक बात जो कि डॉक्टर दीपक ने छेड़ा, और ये बहुत परेशान करता है मुझे इंडिविजुअली, इसलिए मैं बीच में पॉलिटिकल डिस्कशन से हटके ये सब बातें करने लगा। दूसरी चीज़, किसी भी राज्य को जानने के लिए आपको वहाँ को पढ़ना होगा, और किसी अजूबे की तरह नहीं पढ़ना होगा। ये जो नागालैंड के बारे में अजूबे, अरे साहब ट्राइबल लोग हैं तो ऐसे होते होंगे वैसे होते होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस तरह से हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में बहुत गरीब लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, अलग अलग किस्म के सोशल ट्रेडिशंस हैं, सोशल स्ट्रक्चर हैं, वैसे ही नागालैंड के भी हैं। उनका अपना एक इंडिविजुअल स्वरूप है, एक इंडिविजुअलिटी है, जिसका पैरेलल आपको नहीं मिलेगा। पर पैरेलल नहीं मिलेगा सिर्फ इसीलिए आप उसको अजूबा बना दें, ये चीज़ भी गलत है। दिस इज पॉइंट 2। पॉइंट 3 जो मुझे अपनी यात्रा में नजर आया कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से एक जो बड़ा बदलाव दिख रहा है नागालैंड में, वो ये है कि कुछ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को लेकर गति आई है। ये बात नागालैंड के लोगों ने भी कही, वहाँ तैनात ऑफिसर्स ने भी कही, फौज और तमाम दूसरी एजेंसी से जुड़े लोगों ने भी कही कि हमने कहा कि साहब सड़कें तो अंदर इतनी खराब, बोले या पहले इससे भी ज़्यादा खराब थी, और रूरल कनेक्टिविटी ना के बराबर थी। सो दिस इज मुद्दा नंबर 3। मुद्दा नंबर 4 की वेलफेयर स्कीम्स को लेकर जागरूकता चल रही है। अभी आपने मनरेगा का प्रसंग सुना, वहाँ पे कई गाँव वालों ने चावल को मोदी राइस कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री योजना चल रही है, डीबीटी चल रही है, सब इन सब के अलावा नेफ्यू रियो सरकार और ओवरऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर जो करप्शन के इल्जाम है, आप नौजवानों से बात करिए, इफ दे एग्री कि वो आपसे बात करें तो वो बार बार ये चीज़ कहते हैं, बहुत करप्ट सिस्टम है, बहुत करप्शन है। एक सरकार के स्तर पर करप्शन और एक उसके पैरेलल जो समानांतर सरकार चल रही है दशकों की मिलिटेंसी के बाद से, जो लगभग स्वीकृत हो गई, अपने आप में एक सिस्टम बन गया है, उसके करप्शन की बहुत बात होती है। और रही अलग अलग ट्राइबल आइडेंटिटीज़ की बात, तो वो पॉलिटिक्स का गेम है और वो रीअलाइन होता रहता है अपने अपने ढंग से। और एक अहम मुद्दा जो उठाया गया, जिसके साथ अब मैं रुख करूंगा निखिल की तरफ, कि हम सब जानते हैं कि 1996-97 में पहली दफ़ा नागा एकॉर्ड पर साइन हुए। आइजक मुइवा जो गुट था NSCN का, उस पर साइन हुए। खापलांग ने भी 2000 में दस्तखत किया, हालांकि बाद में पीछे हट गया। उसके बाद से कई फैक्शंस, कई ग्रुप बन चुके हैं। 2017 के बाद से सीज फायर चल रहा है। आप इस शब्द को सुनिए गौर से, सीज फायर। सीज फायर कब होता है? दो वॉरिंग कंट्रीज के बीच में होता है, दो सरकारों के बीच में होता है संप्रभु। यहाँ देश के अंदर सीज फायर चल रहा है। नोटिफाइड इलाके हैं जहाँ पे जो अंडर रडार रहते हैं, मॉनिटरिंग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे इनके सेंटर्स बने हुए हैं, इनके ग्राउंड्स बने हुए हैं, इनके कैंप्स बने हुए हैं। तो नागालैंड की स्थिति इस मामले में बहुत अलग है इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए संख्या में इतना कम होने के बावजूद, चूंकि ये बर्मा का
हमारा बॉर्डर भी है और बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसीलिए सरकारों को बहुत सजग रहना पड़ता है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। तो ये एक मुद्दा है। इन सब के बीच एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जितने अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं, सीज फायर में शामिल ग्रुप्स हैं या उससे बाहर ग्रुप्स हैं जो बर्मा के बॉर्डर के अंदर से ऑपरेट करते हैं और अपना अपना समानांतर तंत्र चलाते हैं, 2018 से सरेंडर पॉलिसी क्यों इफेक्टिव नहीं है? एक तरफ हमें दिख रहा है कि केंद्र सरकार बहुत कोशिशें कर रही है डेवलपमेंट को लेकर, दूसरी तरफ केंद्र सरकार को चलाने वाली बीजेपी अपना पॉलिटिकल दखल बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। पिछले साल तक कहा जाता था कि इस बार 60 की 60 सीटों पर लड़ेंगे, अब कहा जा रहा है कि इस प्लान को 5 साल के लिए पुश कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि इन 5 साल में वो इस ईसाई बहुल राज्य में अपना संगठन, अपना तंत्र और मजबूत कर ले, अपना प्रचार भी और मजबूत कर ले। पर सरेंडर पॉलिसी अटकी हुई है। रवि के मामले में हमने सुना कि किस तरीके से ये जो गुट हैं जो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने प्रेशर बनाया और जाने कह दिया। निखिल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज इश्यूज? सौरभ, आपने जो RN रवि को लेके जो आपने बताया वो बिल्कुल सही बात है कि जो अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं और जिसमें से NSC and IM ने पब्लिकली ये कहना शुरू कर दिया था कि जब तक रवि साहब हैं तब तक के बातचीत वो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, वो बात आगे बढ़ेगी नहीं जी। अब ये एक बात है जो कि तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इसमें एक चीज जिसे जोड़ा जाना जरूरी है वो ये है कि रवि साहब से सिर्फ अंडरग्राउंड को अगर प्रॉब्लम होती तो उनका ट्रांसफर नहीं होता। ये आप मान लीजिए रवि साहब एक करियर डिप्लोमेट हैं, एक IB के ऑफिसर हैं, बहुत सीनियर और बड़े लंबे समय तक के वो वार्ताकार रहे भारत सरकार के। वो एक संगठन बस उनसे नाराज है, इसीलिए उनकी रवानगी हो जाएगी नागालैंड से, ये असंभव है। क्योंकि और जो जितनी बातचीत हुई है, जो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं निखिल की नेफ्यू रियो एंड कंपनी को भी मिस्टर रवि से दिक्कत थी? ये हो सकता है, इसकी ये एक प्रबल संभावना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो रवि साहब अभी नागालैंड में होते, पहली चीज जी। दूसरा ये है कि जो नागालैंड की ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, वो जिस तरह से उससे जिस तरह का इंटरैक्शन रवि साहब का था, वो ऐसा लग रहा था यहाँ के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को कि बढ़ता जा रहा है और जरूरत से बढ़ता जा रहा है। तो उन्हें एक तरह से लग रहा था कि कहीं हम बाईपास हो रहे हैं, अथॉरिटी बाईपास हो रही है, और फिर इसीलिए फिर हिंट्स पास ऑन करनी शुरू की गई। जब ऐसा हो गया तो फिर जो अंडरग्राउंड है, UG है, वो ज्यादा मुखर हो गया कि अब उनके पास में जो वो कहना चाह रहे हैं उसके लिए सुनने के लिए ज्यादा कान हो जाएंगे, है ना। तो एक और चीज, UG को सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं थी कि इनको यहां से हटाना है। हमने जिन लोगों से बात की उनका ये कहना है कि रवि साहब क्योंकि एक सख्त पुलिस ऑफिसर वाली छवि थी, और जैसा अभी डॉक्टर भास्कर बता रहे थे कि नागालैंड में वो बिल्कुल, ये थाईलैंड नहीं है, लेकिन मतलब दूसरा देश नहीं, लेकिन एक तो आपको अपना बिहेवियर थोड़ा तो चेंज करना पड़ता है ना। थोड़ा आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा इशू है। इफ यू आर नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, इट मे नॉट एंड वेल फॉर यू, है ना। तो इस तरह से चीजें हो जाती है नागालैंड में। तो ये एक एस्पेक्ट था, ये रवि साहब को लेके हुआ। दूसरा, मैं आपका सवाल का ट्रैक भूल गया। रवि साहब के अलावा आप क्या पूछ रहे थे? सरेंडर पॉलिसी को लेके। सरेंडर पॉलिसी 2018 से यहाँ नहीं है। अब इसको लेकर के यहाँ का जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसका ये कहना है कि ये बाकी स्टेट्स के लिए होता है और ये बाकी स्टेट्स में चल भी रहा है, लेकिन यहाँ कुछ अलग तरह की पेक्युलरिटीज हैं, इस वजह से हम नहीं ला रहे। ये बात बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है ना। सुनने में तो नहीं समझ में वो ड्राफ्ट दबाए बैठे हुए हैं 2018 से, केंद्र और राज्य के बीच घुमा रहे हैं फाइल को, लिटरली उसको सप्रेस कर रखा है। देखिए, नेफ्यू रियो एक ऐसी शख्सियत है, अभी 2-3 बार उनका आपने जिक्र भी कर दिया। रियो के पास में हर तरह का कैपिटल है ना। पॉलिटिकल कैपिटल है, उनके पास विधायक हैं, उनके पास कल्चरल कैपिटल है जो एक नेता के पास होना चाहिए, जो उनके पास अभी 4 टेन्योर से अनुभव जमा हुआ है, और फिर उनके पास असली कैपिटल वाला कैपिटल तो है ही। तो वो जो सारे संसाधन एक नेता को चाहिए वो उनके पास में। और दूसरा, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, ही हैज अ नैक फॉर इट, वो एक मास्टर ऑफ कॉम्प्रोमाइज भी हैं। उनको पता रहता है कि किसको अकोमोडेट करना है, किसको अकोमोडेट नहीं करना है, और इसीलिए वो इतने लंबे यहाँ पे आ गए। तो जो इस कॉम्प्रोमाइज का एक हिस्सा ऐसा कहा जाता है एलिजेडली, वो UG भी हैं जो यहाँ पे नागालैंड में प्रभावी हैं। और ये सारे संस्था, ये सिर्फ रियो की बात नहीं है या NDDP की बात नहीं है। नागालैंड में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वो ब्यूरोक्रेसी हो सकते हैं, वो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं,
वो गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, यहाँ के व्यापारी, यहाँ का समाज हो सकता है, वो एक फॉर्मल इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग तो यूजी के साथ में रखते ही हैं। तो इसीलिए इस तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या कयास तैरते हैं कि जो आपका ये सरेंडर पॉलिसी वाला मुद्दा है उसमें हो सकता है कि रियो साहब की भूमिका हो। एक चीज में डेवलपमेंट की जो बात चल रही थी उसमें ऐड करना चाहता हूँ विद योर परमिशन, अगर हमारे पास वक्त है तो। जी बोलिए। यहाँ जिसे हम करप्शन कहते हैं और जिसे नेग्लेक्ट कहते हैं, उसका एक फंक्शनल रीजन मैं और समझ के आया। नागालैंड में क्योंकि 17 ट्राइब्स हैं और 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और यहाँ इन जनरल, और उसके अंदर ट्राइब्स के अंदर सब ट्राइब्स होती, उपजातियां जैसे होती हैं अपने हिंदी पट्टी में या बाकी देश में, होता क्या है कि जो नेता जिस ट्राइब या सब ट्राइब का है वहां से बाहर किसी सीट पे चुनाव लड़ ले और जीत जाए, ये नागालैंड में इट्स अनहर्ड ऑफ। मतलब ये बड़ा मुश्किल होगा। जैसे रियो साहब तो बड़े नेता हैं, लेकिन वो भी मतलब अपने इलाके से बाहर जाके अगर वो फाइल करें और जीते हैं तो मतलब वो एकदम नेक टू नेक कंपटीशन बन जाएगा। तो होता क्या है कि जब एक विधायक चुन के आ गया, वो है ना सरकार का हिस्सा बन गया, तो उसके पास, और वो मंत्री बन जाता है, फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी बन गया या शिक्षा का बन गया या पीएचई बन गया, उसके पास इंसेंटिव बहुत कम है कि वो कहीं अपने जिले से या अपनी विधानसभा से बाहर जाके वो कोई काम करे, है ना। उसके लिए इंसेंटिव है ही नहीं, बहुत कम है। तो इसीलिए आप मान के चलिए, अब कोहिमा के डेवलपमेंट के पीछे बताया जाता है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री बहुत सारे आंगामेज हुए हैं, इसलिए आपको कोहिमा में चमक दमक दिखती है। तो बाहर इंसेंटिव नहीं है तो अच्छा, जो एक विधायक अपने इलाके में है, वहां मान के चलिए अगर 30 गांव हैं, नेताजी अगर 30 गांव में नहीं जाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे। वो 30 गांव जाकर के 30 उनको विलेज एल्डर से मिलना है। गांव के अंदर ये हो सकता है कि अगर एक से ज्यादा उपजातियां हैं तो अलग अलग खेल में बटा होगा वो गांव, उन सब की रजामंदी भी चाहिए। तो इसीलिए जो जितने लीडर्स होते हैं वो आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनकी एक्टिविटी हमेशा कम होती है। इसलिए भी आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, स्टेट गवर्नमेंट है जो यहाँ की, उसने जो विकास किया भी वो पॉकेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये एक कारण है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसी वजह से नागालैंड पिछड़ा हुआ है, पर ये भी एक कारण है। थैंक यू सो मच निखिल। मोआ, आई विल कम टू यू फॉर लास्ट रिमार्क्स। पहली बार दिख रहा है कि इतनी सारी रीजनल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं, इतनी सारी नेशनल पार्टीज भी वहां पे अपना स्टेक जता रही हैं। कई लोगों को बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि जो लार्जली बिहार बेस्ड पार्टीज हैं जैसे आरजेडी या एलजेपी, उनके वहां स्टेक्स इतने हाई क्यों दिखते हैं? आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? Barely Nagaland oppositionist government, I mean this time. And Abhi, now there is a alliance 2040 alliance between BJP और NDTV के साथ है। तो ऐसा oppositionist government हो के सबको जो टिकट नहीं दे सकता, इसलिए जब इलेक्शन टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, there was a big tussle कि बीजेपी का टिकट चाहिए, नहीं तो एनडीटीवी का टिकट चाहिए, रोलिंग पार्टी का टिकट चाहिए, ऐसा करके बहुत टसल हुआ। और कोई तो बोल रहा था कि बीजेपी खुद सोलो लड़ना चाहिए इलेक्शन में। तो was like that, but obviously the alliance stick to 40-20 formula, इसलिए बहुत लोग टिकट नहीं मिला। But at the same time, election is a time कि दूसरा नेशनल पार्टी लोग भी जो लोग है, वो लोग कभी they have to पेस बढ़ाने के लिए थोड़ा इलेक्शन में सब स्टेट में लड़ना चाहिए, तो they have to come to Nagaland. So many like LGV रामविलास पहले बार आ रहा है, RPI अटेवाले अभी पहली बार लड़ रहा है। और in fact, for the first time, there was also a Communist Party of India का candidate in Moon district, which is very surprising, so to say. तो ऐसा करके, और independent भी बहुत है। तो आप अभी recontesting, if you look at the recontesting MLAs, out of 53 recontesting MLAs, 25 लोग तो 2018 इलेक्शन में दूसरा पार्टी का था। वो that's show the picture, उसको एक पिक्चर दिखाता है। So and again some are fighting, कोई लोग इंडिपेंडेंट जैसा लड़ रहा है। तो that's the whole otherwise यहाँ ऐसा होता है कि हाँ,
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी थोड़ा तो फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे इन माय ओपिनियन इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज in many forms, that is quote unquote, in many forms इलेक्शन में बहुत चलता है. और regarding the issues that has been raised by both Nikhil and Dr. Bhaskar, general objective opinion देने से तो ऐसा देख सकता है, लेकिन if you look थोड़ा layer जाने से तो बहुत झमेला कर रहे हैं. So we have to understand that in a way. थैंक यू सो मच. नागालैंड की राजनीति पर हमारी नज़र बनी रहेगी. इतनी सारी पार्टियां और आखिरी में एक फॉर्मूला कि मनी लगेगी, मसल लगेगी और लगेगा लिकर और मांस. क्या आखिरी में डेमोक्रेसी जो किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो इंसर्जेंसी मिलिटेंसी का लंबा दौर झेल चुका हो या फिर इन सब से बचा रहा हो, आखिरी में बात इसी पर आ जाती है क्या? या फिर अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर, अपनी पॉलिसीज़ के बेस पर भी वोट मांगा जा सकता है. फैक्टर्स बहुत से हैं और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं बतौर संपादक कि चुनावों के बाद भी पूर्वोत्तर के राज्यों पर हमारी नज़र और हमारी सक्रियता बनी रहेगी. नागालैंड से अब रुख करते हैं मेघालय का. आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. नेता नगरी में अब बात मेघालय की होगी. भारत के पूर्वोत्तर का वो राज्य जहां पर 27 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं. दर्शक जानते ही हैं, पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस उभरी थी. मुकुल संगमा उसके नेता थे, लेकिन सत्ता पर दावेदारी की थी नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी के कोनराड संगमा ने 19 विधायकों के साथ, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी समेत कई क्षेत्रीय दलों का समर्थन और सक्रिय सहयोग हासिल हुआ था. लेकिन इस दफा जब चुनाव हैं तो स्थितियां कुछ बदली हुई हैं. जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हिस्सेदार थी वो सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इसके अलावा एनपीपी फिर से अपना दावा पेश कर रही है. उधर मुकुल संगमा वो अब कांग्रेस से टीएमसी में चले गए हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस बार टीएमसी भी एक बड़ा प्लेयर होगा. वैसे भी टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि क्या त्रिपुरा, क्या मेघालय, बंगाल के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जो प्रेजेंस है वो महसूस की जाए. और कांग्रेस वो जब पिछली बार पार्टी नंबर 1 थी तो जाहिर है कि वो भी अपना खम ठोकेगी ही. तो इन सब के बीच इस बार बड़े मुद्दे क्या हैं, ज़मीन पर क्या नज़र आ रहा है और चुनाव के बाद किस तरह की प्रत्याशाएं मुमकिन हैं, इस पर बात करेंगे. सबसे पहले रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई का. राजदीप जी, आप मेघालय गए हैं और पहले भी कई दफ़ा जाते रहे हैं पिछले चुनाव में. आपके इस बार के चुनाव में क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या इश्यूज आपको अलग लगे और कौन से पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो आपको लग रहा है कि वोट कैचिंग एबिलिटी रखते हैं और अपने आप में एक फैक्टर हैं? देखिए सौरभ, पहली बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि मेघालय की तस्वीर एक तरह से एक ऐसी तस्वीर है जो बिल्कुल त्रिशंकु विधानसभा लगती है. अगर आप खासी हिल्स में जाओ तो अलग पार्टियां हैं, गारो हिल्स में जाओ तो अलग पार्टियां हैं. कोई एक एनपीपी को छोड़ के, जो नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री है, उनको छोड़ के मुझे ऐसी पार्टी नजर नहीं आती जिनकी प्रेजेंस आप कह सकते हैं हर इलाके में है. एक जमाने में कांग्रेस के बारे में यह कहा जाता था, लेकिन कांग्रेस भी कुछ हद तक कमजोर हो गई है मेघालय में. और मुझे जो इंटरेस्टिंग लगी है बात कि हम वंशवाद की बात करते हैं अक्सर प्रोग्राम में, और कई गांधी परिवार, रेड्डी परिवार, अन्य परिवार, केसीआर का परिवार, बहुत कम वक्त हम कॉनराड संगमा के परिवार और संगमा परिवार के बारे में बात करते हैं. आप देखिए, कॉनराड, उनके भाई जेम्स, उनकी बहन अगाथा लोकसभा एमपी है, उनके अंकल थॉमस संगमा, उनके ब्रदर इन लॉ संजय संगमा, कजन इयन बोथम संगमा, ये सब चुनाव लड़ रहे हैं. अगाथा के ब्रदर इन लॉ चेरंग माराक भी लड़ रहे हैं. यानी करीब 6 एक ही परिवार से 60 सीटें हैं, जिसमें 6 एक परिवार से. दूसरी तरफ मुकुल संगमा जो तृणमूल कांग्रेस से है, उनकी पत्नी दिकांची शीरा, उनकी डॉटर मियानी शीरा, उनके भाई जेनित संगमा, जेनित की वाइफ सद्या रानी संगमा, वो सब एमएलए हैं और वो फिर से लड़ रहे हैं. अब आप सोचिए, ऐसा एक माहौल बना है जहां ये दो परिवार एक आमने सामने हैं गारो हिल्स में, और 24 सीटें गारो हिल्स में है. लेकिन जो बाकी के सीटें हैं, मुझे वहां लगता है कि असली चुनाव
लड़ा जाएगा और मेघालय का चुनाव वहीं तय होगा कि जो खासी और जांतिया हिल्स में आगे बढ़ता है। दो और पॉइंट्स जो मुझे इस बार लगे कि मैंने कभी पहले इतना बीजेपी का प्रेजेंस नहीं देखा, न केवल पोस्टर्स पर लेकिन जमीन पर अपने जो रैलीज कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट में बीजेपी एक वाकई अग्रेसिव कैंपेन कर रही है कि लोगों तक पहुंच जाए। उनके जो एक क्रिश्चियन लीडर हैं जो माइनॉरिटी अफेयर्स केंद्र में मिनिस्टर है, मिस्टर बारला, वो मुझे चर्च में मिले, तो मैं देख रहा था कि जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे थे, एक तरह से एक माहौल बनाना चाहते थे। संडे मास था कि देखिए बीजेपी जो है वो एंटी क्रिश्चियन पार्टी नहीं है, हम आपके साथ भी हैं। तो एक बीजेपी भी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो मुझे लगता है किंग मेकर वहां है, वो उनकी रैली में गया था, पार्टी है यूडीपी, जो मेघालय की ओरिजिनल रीजनल पार्टी मानी जाती है। उनकी रैली में जिस तरह से नाच गाना हुआ, और मैं ये भी कह सकता हूं वहां नशा भी बहुत मुझे दिखा उस रैली में। लेकिन यही वो पार्टी है जो अगर वो 10-12 सीटें भी लाती है, वो तय करेगी किसकी सरकार बनती है। और उनके लीडर जो है मिस्टर लिंगडो, जब मैं उनको मिला, उन्होंने कहा इस बार मैं किंग नहीं बनना चाहता, मैं किंग मेकर नहीं बनना चाहता, मैं किंग बनना चाहता हूं। तो वहां भी स्थिति एक तरह से अलग सी एक स्थिति बन गई है मेघालय में, जहां हर पार्टी एक तरह से किंग बनना चाहती है, कोई किंग मेकर इस तरह नहीं बनना चाहता। दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स, राइज ऑफ बीजेपी, यूडीपी की जो एक तरह से पकड़ है खासी हिल्स में, और ये जो संगमा वर्सेस संगमा का जो बैटल चल रहा है गारो हिल्स में। और एक आखिरी पॉइंट, अभिषेक बैनर्जी, उनका मैंने बंगाल के पूरे चुनाव में मैं उनका इंटरव्यू नहीं कर पाया, वो तैयार ही नहीं थे। लेकिन मेघालय में जैसे मैं गया बिल्कुल तैयार हुए। उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए, और तृणमूल कांग्रेस के लिए मेघालय एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है। गोवा में तो नहीं कुछ कर पाए, त्रिपुरा में भी उम्मीदें कम है, लेकिन मेघालय में उनको लगता है कि अगर 10-12 सीटें भी आई तो हम सरकार में रह पाएंगे, हमारी नेशनल पार्टी बनने की जो उम्मीद है वो और बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ ये भी खबरें आ रही है कि मुकुल संगमा अगर जीतते हैं तो वो बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि मेघालय में कोई ठिकाना ही नहीं है कौन किस पार्टी में जाएगा। मुझे एक ऐसा कैंडिडेट वहां मिला, नाम मैं भूल रहा हूं, वो 4 पार्टियां उन्होंने बदली थी पिछले 10 सालों में। तो इस तरह के कैंडिडेट्स हैं जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में बार बार जाते हैं, और इसलिए मेघालय जैसे राज्य में कहना कि किसकी सरकार बनेगी बहुत बहुत मुश्किल बात होती है। थैंक यू राजदीप जी। दर्शकों, राजदीप जी ने आपको कोनराड संगमा के वंशावली के बारे में बताया, जानना ज़रूरी भी है। मैं उसमें मुकुल संगमा के बारे में भी जोड़ देता हूं, जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, कई दफ़ा के विधायक, और अब टीएमसी में हैं। उनके भाई जैनित संगमा, बेटी मियानी शिरा, पत्नी दिक्कांची शिरा और भाई की पत्नी सदिया रानी संगमा, ये सब भी गारो हिल्स से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। तो ये जो वो कह रहे हैं संगमा वर्सेस संगमा, ये 2 इंडिविजुअल्स की बैटल भी है, 2 फैमिलीज़ की बैटल्स भी है, गारो हिल्स और गारो कम्युनिटी की सुप्रीमेसी की बैटल भी है। और इन सब के बीच ज़्यादातर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि मामला इस बार 0 और 1 की बाइनरी का नहीं है, त्रिशंकु की संभावना है, और चुनाव के बाद किस तरीके के गठजोड़ होंगे उससे मंजर और साफ होगा। मैं बस एक एनेक्डोट आपको बता देता हूं सौरभ जी, क्योंकि आप कहते हैं एनेक्डोट बताइए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं कोनराड संगमा का इंटरव्यू कर रहा था, और उसी दिन सुबह अमित शाह ने उन पर बहुत जोर से अटैक किया था टूरा में, कहा था ये सबसे भ्रष्ट सरकार है, सबसे निकम्मी सरकार है। अब जब मैंने कोनराड संगमा से मिला तो मैंने कहा अमित शाह जी जो आपके सहयोगी हैं, आप भी उनके सहयोगी हैं बीजेपी के, आप लोग एक साथ सरकार में थे, कह रहे हैं सबसे भ्रष्ट और सबसे निकम्मी सरकार है। तो पहले तो उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है, और मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं, क्यों, मैंने कहा। और ऑफ कैमरा उन्होंने मुझे कहा अरे अभी मुझे आधे घंटे पहले अमित शाह ने फोन किया था और कहा था आप तो सरकार में बहुत अच्छा काम किया है कोनराड, इसी तरह से करते रहो। तो मैंने कहा लेकिन पब्लिक मीटिंग में तो उन्होंने कहा कि आप बड़े भ्रष्ट हैं और निकम्मे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए ये राजनीति में होता है, कैंपेन चल रहा है, बीजेपी अलग लड़ रही है, हम अलग लड़ रहे हैं, इसलिए तो ये सब होता रहता है। और वो हंसने लगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कुछ नूरा कुश्ती चल रही है
कि अमित शाह जी कहते हैं रैली में कि ये बड़ी निकम्मी, बड़ी भ्रष्ट सरकार है, और यहाँ एक साथ और वही अमित शाह जी कॉनराड सांगमा को फोन करते हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग है, वहां एक कैंडिडेट बीजेपी का है अलेक्जेंडर हेक, उनसे भी जब मैंने बात की उन्होंने कहा बहुत निकम्मी सरकार है, कुछ काम नहीं किया है। तो मैंने कहा लेकिन आप तो उसी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, और अमित शाह जी आकर कहते हैं कि तुरा में एक भी या मेघालय में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। आप जब मंत्री थे आपने क्या किया? तो वो हंसने लगे। तो ये है मेघालय की राजनीति कि वही पार्टियां जो एक साथ सरकार में थी 5 साल के लिए, अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, और हो सकता है चुनाव के बाद एक साथ आए। तो ये एक तरह से जनता के साथ खिलवाड़ भी है, लेकिन नूरा कुश्ती भी है। दर्शकों को बता दूं, नूरा कुश्ती हिंदी का एक मुहावरा है, शायद आप में से कुछ को ना पता हो। इसका मतलब होता है दिखावटी लड़ाई करना। अब मैं बढ़ रहा हूं नवी भट्टाचार्य जी की तरफ, वहां से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से वहां की राजनीति को ऑब्जर्व करें। मिस्टर भट्टाचार्य जी, मैं 2-3 विषयों पर आपसे आपकी राय चाहता हूं। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल जी। मैं 2-3 इश्यूज पे सर आपके कमेंट्स चाहता हूं। एक, जिस तरह की खबरें आई, जैसे एक लीडर हैं जिन पर बहुत गंभीर, बर्नार्ड मारक, इन्होंने कहा कि चूंकि मैं कॉनराड संगमा की आलोचना करता था, उनको क्रिटिसाइज करता था, इसलिए मुझे पॉलिटिकल राइवलरी के तहत इसमें फंसाया गया है और इसीलिए मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है। जब मैं कांग्रेस का सोशल मीडिया कैंपेन देखता हूं तो वो भी मारक पर खूब निशाना साध रहे हैं। तो मैं इस एंगल को समझना चाहता हूं कि पॉलिटिकल टसल क्या वाकई इतने लिमिट तक जाती है कि किसी भी तरह के गंभीर इल्जाम लगा दिए जाएं पॉलिटिकल दुश्मनी में, या बात कुछ और है? पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि हम सब जानते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल्स, 3 मेजर कम्युनिटी और इनके इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स है। तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में कई बार देखते हैं कि जो डोमिनेंट रूलिंग कास्ट है उसके खिलाफ भी एक पोलराइजेशन होता है। तो वहां पे भी ये संगमास की पॉलिटिक्स के बरक्स कुछ ऐसा हो रहा है कि लेट्स रीग्रुप एंड प्रेजेंट अ क्रेडिबल ऑप्शन। मिस्टर भट्टाचार्य, तो देखिए, चुनाव में ये जो आप बोल रहे हैं ये चीज, आप वो बेल पर है, ये सब जुडिस है, कहां तक सच है कहां तक झूठ है, ये तो आपका कोर्ट का राय आने का बाद ही पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। तो इसका ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है। हाँ, जहां तक आप जो कहे, जो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में तब भी कम है। आप अगर आप यूपी के जिक्र किए हैं, बिहार के जिक्र किए हैं, ये जो आर्म्स, आपका मसल पावर, या जो ये और भी बहुत ही ज्यादा है। हमारा इधर तो अभी उभर कर आए हैं जो ये सब होते हैं, नहीं तो हम जब कॉलेज में थे या स्कूल में थे तो और भी देखिए माहौल बहुत ही दूसरे टाइप के होते हैं। इस बार जो हम देख रहे हैं हमारे जिंदगी में, हम अभी आई एम ए सीनियर सिटीजन, 60 साल की उम्र हो गए हैं, तो हम इसी समय से देख रहे हैं जो ये पहले बार हम मेघालय में या शिलोंग में जो माहौल देख रहे हैं, इतने हाई वोल्टेज, हाई ऑक्टेन, हाई डेसिबल चुनाव प्रचार कभी नहीं हुए। तो ये भी एक है जो समय के साथ उभर कर आ रहे हैं, चल रहे हैं। पहले जैसे होसा से बहुत शांतिपूर्वक, जैसे हमारे जनजाति है या जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो हम 3 पीढ़ी से इधर है, हमारा ग्रैंडफादर, फादर, अब हम है, तो ये बहुत ही आपका शांत जो चुनाव होते थे, आपको पता ही नहीं चलता था जो चुनाव हो रहे हैं। धीरे धीरे 80 के दशक, 90 के दशक में थोड़ा बढ़ते गए, लेकिन इस बार के चुनाव अलग से ही है। हमको लगता है कि नया पार्टी उभर कर आए, जैसे टीएमसी का कोई प्रेजेंस ही नहीं थे मेघालय में। और जैसे राजदीप सरदेसाई जी ने बताया, ये गारो हिल्स में ही नहीं है जो परिवारवाद के हैं, हमारे इधर खासी जयंतिया में भी एक धर ब्रदर्स बोल के है, उनका भी 7-8 कैंडिडेट परिवार के चुनाव पर है। तो दूसरे मुद्दा जो जहां उन्होंने कहा था जो जातिवाद, देखिए ये ट्राइबल सोसाइटी में जातिवाद का तो है ऐसे कुछ मुद्दा है नहीं जैसे हमारे मेनलैंड में है।
लेकिन ये बात जरूर है, ये गारो और खासी जयंतिया, ये जो एक टसल, जो एक चीज जिन्होंने आए हैं, जैसे अगर कौशिक जी है उनको पता है, जो हमारे खासी जयंतिया रीजन में 36 सीट्स है, गारो में 24 सीट है। लेकिन हम देखें, जो आप अगर हमारे इतिहास देखें राजनीति के, ज्यादातर हम देखे हैं जो गारो हिल्स रीजन से गारो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इस बार 15 साल से, पिछले 15 साल से भी हमारे गारो, पहले मुकुल संगमा थे, अभी कॉनराड संगमा जी फिलहाल है। तो ये भी एक मांग है जो हमारे एक अभी खासी या जयंतिया मुख्यमंत्री होना चाहिए। कोई कोई माहौल में, जैसा उन्होंने जो बताया रीजनल पार्टी का, उन्होंने ये मुद्दा लेके आए। तो ऐसे भी है, ये रीजन वाइज जो डिवाइड है 36 एमएलए रह के, क्योंकि गारो हिल्स में यूनाइटेड, जहां तक जब डेवलपमेंट के सवाल आते हैं तो गारो जो हमारे हैं उनके यूनाइटेड फ्रंट इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन थोड़ा ज्यादा है, जहां तक खासी और जयंतिया हिल्स का है थोड़ा कम है। और इधर क्या होते हैं, खासी जयंतिया में वापस में आपका पॉलिटिकल में भी कॉन्शियसनेस और पॉलिटिकल मैच्योरिटी, जो भी कहे आप, everyone is a potential chief minister from each party. गारो हिल्स में आप ये नहीं सुनेंगे, आप दो ही नाम सुनेंगे जो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, या मुकुल संगमा या कॉनराड संगमा। आप ये रीजन में आ जाइए, आप सुनेंगे मेटबा लिंगडो भी प्रोस्पेक्टिव है, आपका मिस्टर प्रिस्टन टिनसोंग भी प्रोस्पेक्टिव है, मिस्टर पॉल लिंगडो भी है, अभी मिस्टर हेक ने भी कह रहा है, जो बीजेपी का जो पार्टी अगर उभर के आते हैं सिंगल लार्जेस्ट, तो मुख्यमंत्री का दावेदार मैं ही हूं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे खासी जयंतिया का जो ये है वो थोड़ा डिवाइडेड रहते हैं। सो व्हाट आई हैव सीन that because of this division maybe the leaders from Garo Hills has the upper hand. मिस्टर भट्टाचार्य जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा हैं जो असम के सीएम हैं और बहुत एग्रेसिवली मेघालय में प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने एक दो बिंदुओं पे अपोजिशन को रिस्पॉन्ड करते हुए बहुत प्रमुखता से बात कही। पहला तो जो अपोजिशन कह रहा है कि बीजेपी फूड बहुत रेगुलेट करती है, बीफ खाओ ये नहीं खाओ, और दूसरा हम जानते हैं कि मेघालय नागालैंड ऐसे राज्य हैं जो ईसाई बहुल हैं। तो हिमंता अपनी रैली में बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री और पोप के अच्छे संबंध हैं और बीजेपी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही। तो इस पॉइंट पे मैं समझना चाहता हूं कि बीजेपी का उस राज्य में परसेप्शन कैसा है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक जो कैच 22 सिचुएशन है बीजेपी के सामने कि 5 साल कॉनराड के साथ सरकार चलाई, अब उनकी राजदीप में जिक्र किया गया, आलोचना करें तो कैसे करें। और इस पर हिमंता कहते हैं अपनी रैलियों में कि पहले हमारी प्राथमिकता थी कि कांग्रेस को पावर से आउट किया जाए, वो टारगेट अचीव हो गया है और अब हम इस बार खुद से सरकार बनाने जा रहे हैं। उधर राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वो जब रैली करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस इज इन हैंड इन ग्लव्स विद बीजेपी। तो इन दो इश्यूज पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं सर। देखिए, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुकात है, कांग्रेस इज मोर और लेस इररिलेवेंट। लेकिन मेघालय में उनके जो प्रेसिडेंट है विंसेंट पाला, वो तो बहुत बड़े क्लेम कर रहे हैं। नहीं, क्लेम देखिए हर पार्टी करते हैं। हमारे इधर में एक पीडीएफ पार्टी है जी, जो जिनका एक एमएलए है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी जी। हाँ, तो वो भी कह रहे हैं। देखिए, चुनाव में सभी करते हो भी सकते हैं, लेकिन विंसेंट पाला जी का जहां तक सवाल है जी, उन्होंने जो किया है, उन्होंने थोड़ा हटके, वो कहा सभी छोड़ के चला गया, तो बहुत यंग, एडुकेटेड, एंड ही शोइंग ए इमेज, इफ नॉट दिस टाइम इन 2028 दिस इज माय grooming or the coaching which is going on, and we will be playing in the finals or will be the winners in 2028 जी। तो कांग्रेस का देखिए, हिमंता जी इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक लीडर। आप खाली नॉर्थ ईस्ट में नहीं, आप पूरे भारत में उनका जो लीडरशिप का और उनका जो हिज ईयर्स टू द ग्राउंड एंड ए वेरी स्मार्ट ऑपरेटर। हिमंत जी ने, हम
गया हफ्ता उनका एक मीटिंग था विद सम प्रोमिनेंट सिटीजन्स ऑफ शिलोंग, सो आई वाज आल्सो देयर एंड उन्होंने राइटली बताया, जो देखिए हमारे बीच जो विंसेंट पाला भी मेरा दोस्त है, मुकुल संगमा से भी मेरा कुछ नहीं है, कॉन्राड से भी मेरा अच्छा है, हमारा कंपटीशन क्रिश्चियन हिंदू इस मुद्दे पे नहीं होना चाहिए। हमारा कंपटीशन अगर हो, जो हेमंत ने 20 फ्लाईओवर बनाया तो कॉन्राड संगमा बोल सकता है ठीक है, हमारा जहां तक पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है हम भी 10 बना के देखेंगे। नेफियो रियो जी कहेंगे जो ठीक है हेमंत जी ने 25 किया है तो हम 7 करके दिखाएंगे। तो इस टाइप का हमारा बीच में, अगर हम 500 किलोमीटर के सड़क बनाए तो हम कॉन्राड जी बोले हम 300 किलोमीटर का सड़क बना के दिखाएंगे। अगर हम 25 मेडिकल कॉलेज असम में बनाए तो कॉन्राड जी बोले जो हमारा इधर तो एक भी नहीं है, हम तो एटलीस्ट 5 मेडिकल कॉलेज बना के दिखाए। सो इस मुद्दे पर हमारे बहस होना चाहिए। ये जो धर्म का ऊपर हेमंत जी ने इतना स्ट्रेस नहीं दिया, उन्होंने कहा देखिए धर्म ये तो एक पर्सनल चीज है, और वो नागालैंड का मिसाल दिया, जो नागालैंड भी एक क्रिश्चियन स्टेट है लेकिन हमारा उधर 12-15 है, अभी हमारा साथ अलायंस में है, उनको 20 सीट भी मिल सकता है। सो ये जो चीज है ये धीरे धीरे दैट इज बीइंग निगेटेड। तो उन्होंने एक चिट्ठी का बारे में भी जिक्र किया है, जो एक चिट्ठी निकला है जो कन्वर्ट हुए हैं शेड्यूल ट्राइब से टू क्रिश्चियनिटी, दे विल लूज देयर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। उन्होंने कहा जो ये इल्जाम मेरा कोई ऑफिसर का ऊपर आया, हम वो ऑफिसर को पूछाए तो ऑफिसर ने कहा सर मैं तो कुछ ऐसे इस तरीके का कोई चिट्ठी इश्यू ही नहीं किया। और इसके ऊपर हेमंत जी ने बताया जो हमारा असम स्टेट में मेघालय या नागालैंड से ईसाई या क्रिश्चियन पॉपुलेशन असम में ज्यादा है, तो हमें तो कोई ऐसा नहीं, तो चुनाव का टाइम में ऐसा होते हैं, लेकिन बीजेपी का जो एक बढ़ाव मिल रहा है, ये नागालैंड इज ए ग्रेट एग्जाम्पल। पीपल हैव स्लोली स्टार्टेड एक्सेप्टिंग जो भाई ये पैसे के राजनीति और इस टाइप के राजनीति से हमारा कुछ भलाई नहीं होता है, हमको अब भी डेवलपमेंट का राजनीति का साथ जोड़ना चाहिए, और जो भी पार्टी हमको हमारे डेवलपमेंट का बात करे, क्योंकि हम लोग मेघालय में देख रहे हैं Shillong used to be the cradle of learning. Kaushik ji is aware. I think Mr. Rajdeep also will be a cradle of learning, cradle of good music, cradle of fitness, quality of life, intelligence, academicians. But slowly we have been relegated behind, even in development paradigm and parameters. तो सब लोग भाग अभी सोचने लग गए जो हम क्यों नॉर्थ ईस्ट में ही अभी पीछे पड़ गया। पहले कलकत्ता, उड़ीसा, बिहार से हमारे स्कूल में पढ़ते आते थे पूरे देश से, अब ये भी एजुकेशनल हब नहीं रहा। सो पीपल आर कंसर्न दैट वी नीड डेवलपमेंट विद इट। ये सब का राजनीति हमको पीछे छोड़ के आना चाहिए। एंड अगेन आई विल रिपीट दैट नागालैंड इज अ ट्रेंड सेटर एंड विच इज शोइंग टू स्टेट्स लाइक अरुणाचल हो, मेघालय हो, जो हम डेवलपमेंट का राजनीति, डेवलपमेंट जो पार्टी हमको देंगे, हम उसी का साथ ही चलना चाहिए। जी, थैंक यू सर। बिल्कुल, लेकिन ये जर्नी, ये यात्रा शुरू हो गए। थैंक यू सर। रणबीर, आप इतने समय से हैं मेघालय में, पहले भी बतौर रिपोर्टर आप जा चुके हैं, क्या आपको इश्यूज नजर आ रहे हैं, क्या पॉलिटिकल अलाइनमेंट नजर आ रहे हैं? योर टेक। देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो बहुत मजेदार है, क्योंकि जो खिचड़ी सरकार यहाँ थी, इस बार खिचड़ी चुनाव हो रहा है। हर कोई अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। मैं लगातार खासी जयंतिया इलाके में घूमा, थोड़ा सा हिस्सा इसमें गारो में भी मैं गया, और लोगों से जब बात कर रहे हैं तो लोग बहुत खुलकर तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल डिबेट जिस तरह की चल रही है, तो थोड़ा सा ये बात को समझना होगा कि जो खासी और जयंतिया इलाके हैं, ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, और गारो थोड़ा सा अलग है। और गारो में 24 सीटें हैं, जयंतिया और खासी में 36 सीटें हैं, लेकिन सीएम बनता है गारो इलाके से। ऐसे में बीजेपी के सामने एक चुनौती ये है कि उनके ऊपर जो जिस तरह से हार्डकोर हिंदुत्व वाली पार्टी होने का जो आरोप है,
उस आरोप से बीजेपी मुक्त होना चाहती है और इसीलिए बीजेपी के नेता चर्च भी जाते हैं, बयान भी देते हैं कि हमें बीफ खाने से कोई एलर्जी नहीं है क्योंकि यहाँ की संस्कृति सभ्यता है। एक नेता से बात हुई, उन्होंने कहा 90% क्रिश्चियंस को हमने यहाँ पर टिकट दिया है, तो क्रिश्चियनिटी को हम यहाँ पर स्वीकार करते हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से कॉनराड संगमा जो बीजेपी के सहयोग से सरकार बना रहे थे, इस बार वो बीजेपी के ही खिलाफ बोल रहे हैं। तो करप्शन का एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो इशू है क्या वो बोल रहे लोगों हैं के बीच में डिबेट का विषय है। बीजेपी के खिलाफ? देखिए, जिस तरीके से वो सरकार में रहे हैं और वो बार बार ये बात इस्टेब्लिश करना चाहते हैं लोगों के बीच में कि साहब यहाँ के लोग, मेघालय के लोग मेघालय की सरकार चलाएंगे, दिल्ली या गुवाहाटी वाले मेघालय की सरकार नहीं चलाएंगे। और इस वजह से कॉनराड संगमा अपने क्षेत्रीयता के मुद्दे पर लोगों के बीच जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों का जो करप्शन का इशू है, उन करप्शन के इश्यूज पे बात हो रही है। दूसरा जो यहाँ पर लोगों की दिक्कत है, वो छोटे छोटे जगहों पर जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनके नाम पर चुनाव हो रहा है। यहाँ पर किसी एक सीएम के नाम पर चुनाव होता हमें नहीं दिखाई दिया। लोग अपने क्षेत्र में जो ठीक ठाक काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। और शायद यही वजह है कि जो राजदीप सर ने या हमारे दूसरे जो स्पेशलिस्ट गेस्ट थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर गठबंधन वाली सरकार की स्थिति है, ये पहले दिन से हमें दिख रहा है। मैं शिलांग में एक बीजेपी के बड़े नेता से मिला, उनसे बात हुई, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया और यही स्थिति एनपीपी के नेताओं की भी है, जो ऑफ कैमरा बातचीत में इस बात को स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर मेजॉरिटी किसी को मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ये नेताओं को इस बात की उम्मीद है कि फिर से त्रिशंकु विधानसभा होगी, पोस्ट पोल अलायंसेस होंगे और इस बीच में लोगों तक सबसे जो मेन मुद्दा है, लोगों तक क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर के पार्टियां जा रही है। और इसमें एक पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो है यूडीपी, जो कि बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और पिछली बार उसको 6 सीटें मिली थी। वो जिस तरह से कर्नाटक में जेडीएस की भूमिका होती है कि सीटें कम भले हों लेकिन उसकी ताकत बहुत होती है, किंग मेकर बन जाता है, यूडीपी किंग मेकर बनने की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसको गारो हिस्से में खास तौर पे उतना पावर नहीं है जितना वो खासी में मेहनत कर रही है। वहीं संगमा वर्सेस संगमा जो गारो में दिखाई दे रहा है, वहां पर चेहरे हैं, परिवार है और उस 24 सीट में अगर मुकुल संगमा भारी पड़ते हैं तो निश्चित है कि एनपीपी को नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पिछले साल टीएमसी अचानक मुख्य विपक्षी दल हो गई, वो टीएमसी यहाँ पर टीएमसी की वजह से नहीं, मुकुल संगमा की वजह से चुनाव लड़ रही है और चेहरा मुकुल संगमा है और टीएमसी मतलब सिर्फ मुकुल संगमा। तो वो अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से वहां दिखाएंगे गारो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा देखना। बीजेपी की जब बात करें तो सिर्फ 2 सीटें उनको हासिल हुई थी, लेकिन बीजेपी एम पावर मेघालय यानी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। और 2018 में चुनाव के बाद जब कोरोना आया तो लोगों को फ्री राशन मिला। और मेघालय की जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बारिश बहुत होती है, पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके कई ऐसे इलाके हैं जहां पीने के पानी की दिक्कत दिखाई दी। तो लोग पीएम की उन योजनाओं की भी तारीफ कर रहे हैं कि हर घर नल योजना के तहत हमारे घर में पानी पहुंच गया। तो मोदी जी के जो स्कीम्स है, सेंटर की स्कीम है, उन स्कीम्स को लेकर बीजेपी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम आपको हर वो फायदा दिला सकते हैं अगर सत्ता में आते हैं जो कि केंद्र सरकार की योजना है और कई बार जो यहाँ तक छोटे से राज्य में नहीं पहुंचती है। तो लोगों तक पहुंचना और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, यही काम इस चुनाव में हो रहा है। और कोई प्रीपोल अलायंस ना होने की वजह से किसी एक मुद्दे पर चुनाव होता दिखाई दे, ऐसा नहीं है। हर जगह अलग अलग मुद्दे दिखाई दिए। लोग बहुत वोकल नहीं हैं, लोग शायद इंतजार कर रहे हैं या हो सकता है हमसे ना खुल रहे हों, लेकिन बहुत लोगों से जब बात करने की कोशिश की तो लोग जो उनके इलाके के नेता होते हैं उनकी बात करते हैं, ना कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे की। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की स्कीम्स जिस तरह से यहाँ इंप्लीमेंट करके ले आई है, उन्होंने कहा कि पहले हमने जो अपना एजेंडा बनाया वो करप्शन को लेके बनाया, फिर हमने उसको डाइवर्ट करके एम पावर मेघालय कर दिया ताकि मोदी का चेहरा सामने रहे और मोदी के चेहरे पर चुनाव हो। तो कांग्रेस इसमें कहाँ है? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। पिछले साल स्थिति ये हुई कि कुछ विधायक निलंबित हो गए, कुछ विधायक 12 विधायक टीएमसी में चले गए और लगातार कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही है। तो इस स्थिति में निश्चित तौर पे हमें जो अब तक घूमकर दिखाई दिया लोगों के बीच में कि यहाँ फिर से त्रिशंकु विधानसभा की आशंका है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ठीक है किसी को मिल जाए। मुझे ये मैं त्रिशंकु वाली बात सब लोगों ने कही इश्यूज में थोड़ा समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जब हम रैलियों के भाषणों को पढ़ते हैं सो हर कोई ये कह रहा है। अभिषेक बनर्जी गए, बोले हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। ममता बनर्जी गई, बोले हम आपके पड़ोसी हैं, सबसे पहले हम आएंगे,
ये असम और दिल्ली से सरकार नहीं चलेगी। अब कोनराड संगमा अपना कैंपेन कर रहे हैं, तब वो भी स्थानीयता पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी अपने तरीके पर ये वर्सेस वाला जो चल रहा है ना कि लोकल वर्सेस बाहरी, तो एक ये कैंपेन का एक इशू है। पर वेलफेयर स्कीम्स को लेकर, क्योंकि नागालैंड में जब मैं था तो मैंने वहां भी ये चीज देखी कि वेलफेयर स्कीम्स ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे जो ज़मीनी राज्य हैं उत्तर के दक्षिण के, उनके मुकाबले कम पहुँचती हैं, लीकेज कम होता है, तो उसको भी पॉलिटिकल पार्टीज मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी की स्पीच में देख रहा था तो वो आरएसएस की विचारधारा, मोदी अडानी, इन सारे इश्यूज पर बार बार बोल रहे थे। तो एक तरफ मेघालय का जो अपना कल्चरल, सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर है उस पर जोर है, बाहरी पे बड़ा जोर है। प्रोमिसेस की मैं बात करूं, देखिए बड़े ये तो पार्टियां जो घोषणा पत्र बनाती हैं इतने सुंदर होते हैं कि कोई जादुई छड़ी इनमें से एक पर भी बस छू जाए कि सब ये तथास्तु हो जाएगा तो खेल हो जाए। एनपीपी कह रही है 5 लाख रोजगार के अवसर देंगे, ठीक है। उसके बाद टीएमसी कह रही है 5 साल में 3 लाख नौकरियां देंगे। कांग्रेस कह रहा है हर परिवार को नौकरी, फ्री गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री। बीजेपी कह रही है 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी और लड़कियों को 50,000 का बॉन्ड और पीजी तक पूरी मुफ्त सुविधा, और इसके अलावा नागरिकों की, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन। तो ये इतने सुंदर और मनोहारी लगते हैं इन सब पार्टियों के घोषणा पत्र। आप बताइए इश्यूज क्या दिख रहे हैं ग्राउंड पे? देखिए 22 लाख की आबादी में 5 लाख लोगों को नौकरी देना, ये कैसे संभव है? ये बड़ी बात है। यूपी में 25 करोड़ में 5 लाख की नौकरी की बात होती है। इश्यूज मैंने जैसे बताया आपको कि मोदी की जो स्कीम्स है, सेंटर की स्कीम्स है, उन स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के बीजेपी मैदान में है। लोगों को ये समझाने, कोनराड संगमा अपनी 5 साल की सरकार में ये बता रहे हैं कि साहब टीएमसी है तो वो बंगाली, उनका जो पूरा सिस्टम है वो बंगाल से केंद्रित है और हमारे मेघालय के लोग बंगाल से गवर्न नहीं होंगे, इस बात को कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर तमाम बहुत करप्शन के चार्जेस लगे, खासतौर पे माइनिंग को लेकर के जिस तरह से उन पर, उनकी सरकार पर आरोप लगा है, और बाकी जो तमाम स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट ना करने या लोगों तक उस फायदे को ना पहुंचाने के आरोप हैं। तो कोनराड संगमा छोटी छोटी सभाएं अपने कैंडिडेट्स के साथ जब करते हुए दिखाई देते हैं तो उनके भाषण को तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन जब अखबारों में हमने पढ़ा तो वो क्षेत्रीयता को जोर दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि मेघालय को मेघालय के लोग मेघालय की इच्छाओं के हिसाब से चलाएंगे, यानी कि जो क्षेत्रीयता का मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर के कोनराड संगमा मैदान में है। और मुकुल संगमा वो भी तो स्थानीय हैं, भले ही टीएमसी से लड़ रहे हो। मुकुल संगमा को लेकर के लोगों में जिस तरह 2 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और मुकुल संगमा की एक छवि जिस तरह से थी और टीएमसी में जाने की वजह से उनको लेके कुछ जगहों पर थोड़ी सी नाराजगी दिखी कि आखिर अचानक एक पार्टी को में वो चले जाते हैं, से महत्वपूर्ण पार्टी बनाने की जो कोशिश करते हैं। तो मुकुल संगमा क्षेत्रीय तो हैं, लेकिन पार्टी बदलने का हो सकता है उन्हें नुकसान झेलना पड़े। हम कह नहीं सकते, हालांकि टीएमसी चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रही है, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर के बहुत खुशी नहीं थी कि मुकुल संगमा वहां चले गए। और अभी जैसे राजदीप साहब ने बताया कि वो बीजेपी जा सकते हैं, तो मुकुल संगमा की क्रेडिबिलिटी जाहिर है इसको लेकर के। अच्छा, ये भी बात चल रही है कि बीजेपी जा सकते हैं, पब्लिक के बीच नहीं, पब्लिक के बीच भी चल रही है बात। पब्लिक के बीच में इस बात को लेके है कि जो सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता था वो अचानक पार्टी तोड़ करके अगर टीएमसी में चला गया तो वो कहीं भी जा सकता है। तो टीएमसी मतलब मैंने जैसे कहा मुकुल संगमा, उसी तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में हो सकती है और इस वजह से संभव है कि टीएमसी जो उम्मीद करके यहाँ चुनाव मैदान में है कुछ वैसा ही हाल ना हो जाए जैसा कि गोवा में हुआ था, चुनाव लड़े थे। त्रिपुरा में भी वो अपना अस्तित्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ भी, और इसीलिए अभिषेक बनर्जी लगातार अलग अलग जगहों पर घूमे, लोगों से मिले, छोटी छोटी सभाएं की और बहुत प्लान्ड सभाएं। हम एक सभा में पहुंचे तो देखा कि करीब 500 की भीड़ थी और सभी को टोपी पट्टे दिए गए, उनको समझाने की कोशिश की गई जो उनके कैंडिडेट्स थे, कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स थे। उन्होंने पर्चे बांटे लोगों को, उनकी स्थानीय भाषा में लोगों को बताया जा रहा था कि ममता बनर्जी इस पूरे पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी नेता बन सकती है, इसलिए टीएमसी को सपोर्ट कीजिए। और चेहरा मुकुल संगमा है, इसमें कोई शक नहीं है टीएमसी का। और मुकुल संगमा उसी क्षेत्रीयता के मुद्दे को लेकर के प्रचार में है। वो बताना चाहते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, ये सब दिल्ली की बड़ी पार्टियां हैं और यहाँ के छोटे से राज्य के लोगों की दिक्कतों को वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए
भरोसा करें। तो ये लड़ाई है, देखिए बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, एनपीपी, यूडीपी, एचएसपी-डीपी, तमाम ऐसे दल हैं, सबके अपने मुद्दे हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि विंसेंट पालक का जिक्र हुआ, कांग्रेस के कैंडिडेट 3 बार एमपी रहे हैं और एक तरह से मुख्यमंत्री के दावेदार वो भी है अगर कांग्रेस कोई मिरेकल करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, विंसेंट पाला रहते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, पुराने जो राष्ट्रपति थे उनके घर में। उन्होंने वो घर खरीदा। वो रिचेस्ट कैंडिडेट है, सबसे अमीर कैंडिडेट है इस चुनाव में। एसेट्स को लेकर 90 करोड़ से ज्यादा एसेट्स है जी। तो लेकिन कांग्रेस का कैंपेन इस तरह से चल रहा है कि कोई पोस्टर ज्यादा कांग्रेस के दिखाई नहीं दिए गए जी। तो मैंने विंसेंट पाला से पहले घर के बारे में बात की। उन्होंने कहा नहीं, जब भी इंदिरा गांधी आती थी तो यहीं रहती थी। तो मैंने कहा सर वो छोड़िए, यू आर रिचेस्ट कैंडिडेट, आपके कोल माइंस रहे हैं जैंतिया हिल्स में, आप कैंपेन पर खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा राजदीप जी, नाउ कांग्रेस में हम लोग ये बड़े बड़े कैंपेन, इवेंट मैनेजमेंट नहीं करते, वी वांट टू डू डोर टू डोर कैंपेन। और डोर टू डोर कैंपेन आप पत्रकारों को नजर नहीं आता है। गुजरात में भी मैंने यही सुना था, गुजरात में भी मैंने यही सुना था जी। और मैंने कहा लेकिन तो फिर इसी तरह से चलेगा, क्योंकि आपके पास तो यू आर अ रिच कैंडिडेट, आपके पास पैसे हैं, व्हाई डोंट यू आप खर्च क्यों नहीं करते हैं? तो उनके एक बंदा बाद में मुझे मिला, इसे पाला जी से मैं यही कहता हूं कि हमारी पार्टी जो है उसमें नेता अमीर है, लेकिन कैंपेन के समय हम सब गरीब लगते हैं। और यही कांग्रेस की दिक्कत है, लॉट ऑफ रिच कैंडिडेट्स बट इंटरेस्टिंगली मेजर लार्ज नंबर ऑफ देम अंडर एज ऑफ 45। तो ये एक तरह से कांग्रेस ने एक नई पीढ़ी को मौका देने की कोशिश। वेरी इंटरेस्टिंग। आखिरी में हम चलेंगे कौशिक डेका के पास, मेघालय के राजनीतिक परिदृश्य पर उनकी टिप्पणी के लिए। मेघालय का पॉलिटिक्स है और लगभग सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पॉलिटिक्स है, असम को छोड़ के, वो पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट निर्भर होते हैं। अगर अच्छा कैंडिडेट है तो हर पार्टी के टिकट पे जीत सकते हैं। जैसे कि बीजेपी के 2 अभी जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, पिछले जो एमएलए थे पिछले विधानसभा में, और अभी जो उम्मीदवार है, इनमें से कई ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टी के टिकट में जीत चुके हैं। तो इसलिए ये बात तो तय है कि मेघालय में जो कैंडिडेट है उन पे बहुत निर्भर करेंगे। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में 2021 से लेकर 2022 के अंदर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा एमएलएज और कैंडिडेट्स इस पार्टी से उस पार्टी पे चले गए हैं। और इनकी जीतने की हारने की जो निर्णय होगा ये पार्टी पे निर्भर नहीं करेगा, वो कैंडिडेट के अपने अपने परफॉर्मेंस पे निर्भर करेगा। ये बताते हुए भी ये अगर आप सामूहिक तौर पे मेघालय के इलेक्शंस कैसे जाएंगे, क्या मुझे लग रहा है नतीजे के तरफ अगर जाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनपीपी थोड़ा एज में रहेंगे। अब ये एज कितना होगा, ये 30 सीट चाहिए, 31 सीट चाहिए जीतने के लिए, 60 असेंबली सीट्स है। इनमें से 30 के आसपास तो मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी जाएगा। किसी एक पार्टी को, एनपीपी को लगता है मुझे 20 के आसपास रहेंगे जैसे लास्ट टाइम था। टीएमसी 15 के आसपास रहने की संभावना है और बीजेपी को बहुत बढ़िया करेंगे तो 5 सीट शायद मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये नंबर्स देने के साथ साथ मैं ये डिस्क्लेमर साथ में देना पसंद करूंगा, क्योंकि ये पार्टी के आकलन पे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैंडिडेट की विनेबिलिटी पे मैं कह रहा हूँ। और जहां तक सवाल है जो ओरिजिनल रीजनल पार्टी कहा जाता है यूडीपी के, मुझे लगता है यूडीपी निर्णायक भूमिका इसलिए लेंगे क्योंकि यूडीपी ही एक पार्टी है जिसके नंबर्स इस बार बढ़ने की पूरे संभावना है, खासतौर से जहां खासी डोमिनेटेड एरिया है। यूडीपी ने एक नया नारा भी निकाला है कि अब बहुत हो गया, 13 साल से खासी सीएम नहीं रहे मेघालय में, तो अब एक खासी सीएम चाहिए। ये भी एक स्लोगन आया है, तो इसमें भी पॉलिटिक्स गर्मा गर्मी होंगे। लेकिन ये गारो हिल्स में जो दोनों स्ट्रांग उम्मीदवार है गारो हिल्स के, इसलिए दोनों के बीच में वोट की बंटवारा होने की पूरे संभावना है। तो इसलिए निर्णायक भूमिका खासी और जयंतिया हिल्स लेंगे। जयंतिया और खासी हिल्स में जिस पार्टी को ज्यादा वोट शेयर मिलेंगे या वोट्स मिलेंगे, उसी पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो इस संभावना को देखते हुए जहां तक मैंने घूमा खासी हिल्स में, मैं जयंतिया हिल्स नहीं जा पाया, तो मुझे लगता है एनपीपी का थोड़ा स्लाइट एज है टीएमसी से, और ये एज ऐसा बहुत निर्णायक नहीं है। लेकिन एनपीपी का ये भी एडवांटेज है क्योंकि एनपीपी के जो चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा,
उनको बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा पसंद करते हैं। तो सवाल अगर कोalition गवर्नमेंट के आए तो मुझे लगता है बीजेपी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर डिसीजन हिमंत बिस्वा शर्मा ही लेते हैं, तो मुझे लगता है बीजेपी एनपीपी को ही कोalition पार्टनर रखना पसंद करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि टीएमसी के सारे, अगर जरूरत पड़े तो टीएमसी के सारे जो मुकुल सांगमा और फैमिली को छोड़ के बाकी लोग इधर आ सकते हैं, क्योंकि मेघालय में ऐसे पॉलिटिक्स देखा जाता है। तो अभी बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन में है। एडवांटेज या संभावना को देखा जाए तो मुझे लगता है एनपीपी और बीजेपी का चांसेस है, क्योंकि बीजेपी के पास मनी पावर है और मैनेजमेंट स्किल्स है। क्योंकि आखिर में जब सरकार बनाना पड़ेगा, हालांकि बीजेपी के नंबर कम ही होंगे, 5 बहुत ज्यादा ही होंगे, लेकिन सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका बीजेपी ही लेंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर 2018 की बात देखा जाए तो तब भी बीजेपी के पास सिर्फ 2 ही एमएलए थे, लेकिन सरकार बनाने में एनपीपी को सबसे ज्यादा मदद यूडीपी के सपोर्ट लाने में, एचएसपीडीपी के सपोर्ट लाने में, ये सब जो कोalition फॉर्मेशन की निगोशिएशंस होते हैं, इन सब में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मदद किया था। वो त्रिपुरा से उसी दिन रिजल्ट्स आए थे, त्रिपुरा से उसको अचानक चॉपर लेके शिलोंग आना पड़ा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। तो मुझे लगता है प्री पोल से ज्यादा इंटरेस्टिंग मेघालय के पॉलिटिक्स पोस्ट पोल होंगे। और पोस्ट पोल सिनेरियो में ये जो खासी और गारो के बीच एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो उभर के आने की संभावना है। देखना ये पड़ेगा इस सिचुएशन को, इस चैलेंज को कैसे बीजेपी या एनपीपी और या टीएमसी भी अगर सत्ता में आते हैं किसी और के सहारे, अगर ऐसा सिचुएशन भी हुए, क्योंकि टीएमसी को भी सत्ता में आना है तो यूडीपी के सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे ये खासी सेंटीमेंट की जो चैलेंज है, इस सवाल को कैसे हैंडल करते ये देखना पड़ेगा। जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।